आदमी एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सामने आता है और दुनिया की सबसे पावरफुल फीमेल सोर्ड गॉड को भी शॉक कर देता है, जिस पर जैसे ही मैच शुरू होता है वह अचानक गायब हो जाता है और अगले ही पल एग्जामिनर के पीछे दिखाई देता है। फिर एक ही स्विफ्ट स्ट्राइक में एग्जामिनर को नीचे गिरा देता है। यह सीन देखकर स्वॉर्ड गॉड भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी को स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस पर यह देखकर वह पहली बार किसी को अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में सोचने लगती है, जिस पर उसे उसके अंदर कुछ और भी फील होता है, एक मिस्टीरियस पावर जो उसके अंदर कहीं छुपी हुई है। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सच्चाई क्या है। असल में अपनी प्रीवियस लाइफ में वह पहले ही सोर्ड्समैनशिप की हाईएस्ट पीक तक पहुंच चुका था। वह एक अनडिफीटेड सोर्ड गॉड था जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था, जिस पर उस टाइम वह अकेला ही ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े एनिमी से लड़ रहा था। उस फाइट में उसने एनिमी को सीरियसली घायल भी कर दिया था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने लिक्विडेटर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर अचानक लिक्विडेटर एक अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड सीधे उसके दिल के पार चली जाती है, जिस पर उस पल उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। उसे लगा उसकी लाइफ यहीं खत्म हो गई। लेकिन अगले ही मोमेंट वह खुद को एक मिस्टीरियस स्पेस में खड़ा पाता है। वहां उसके सामने एक अजीब सा बीइंग खड़ा होता है जो खुद को क्रोनोस यानी गॉड ऑफ टाइम बताता है, जिस पर क्रोनोस उसे बताता है कि उसके अंदर एक ऐसी पावर है जो लिक्विडेटर से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वह पावर अभी तक अवेकन नहीं हुई है। यह सुनकर वह खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर क्रोनोस उससे कहता है कि वह उसे एक और चांस देगा, एक ऐसा चांस जिसमें वह रिबॉर्न हो सकता है, लेकिन इस बार उसकी मेमोरीज और उसकी सोल दोनों इंटैक्ट रहेंगी। यानी उसकी पूरी लाइफ रीसेट हो जाएगी, लेकिन उसकी यादें उसके साथ रहेंगी। जिस पर क्रोनोस कहता है कि सब कुछ जीरो से शुरू होगा और फिर वह इस दुनिया का फ्यूचर उसके हाथों में सौंप देता है। क्रोनोस उसे कहता है कि इस वर्ल्ड की फेट अब उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद जब वह दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक खुले मैदान में पड़ा हुआ पाता है। सामने दूर एक विलेज दिखाई देता है, जिस पर वह तुरंत उस विलेज को पहचान लेता है। वह उसका होम टाउन होता है, रिनादो विलेज। जिस पर यह देखकर उसे एक जबरदस्त शॉक लगता है। वह मन ही मन सोचता है, क्या सच में मैं वापस आ गया हूँ? फिर अचानक उसकी बांह में तेज दर्द होता है, जिस पर वह अपनी आर्म की तरफ देखता है। वहां एक वुंड दिखाई देता है। यह वही वुंड होता है जो बेल्ड ने उसे दिया था उस टाइम जब वह और उसका क्रू उस पर लास्ट टाइम अटैक करने आए थे। जिस पर वह मन ही मन एक साइलेंट वू लेता है। वह खुद से प्रॉमिस करता है कि अब वह कभी भी बेलड जैसे किसी इंसान से हार नहीं मानेगा। फिर उसे याद आता है कि आज से ठीक 10 साल बाद लिक्विडेटर इस दुनिया में अपीयर होने वाला है, जिस पर वह जानता है कि लिक्विडेटर की पावर कितनी ओवरवेलमिंग है। इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो उसके सामने टिक सके। लेकिन फिर उसे क्रोनोस की बात याद आती है। क्रोनोस ने कहा था कि उसकी पावर लिक्विडेटर से भी ज्यादा पावरफुल है, बस अभी तक वह अवेकन नहीं हुई है। जिस पर वह इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा होता है और विलेज की तरफ वापस जाने वाला होता है। तभी अचानक सामने से बेलड आ जाता है। बिल्ड वही लड़का होता है जो कई सालों से उसे परेशान करता आया है। वह हर जगह उसे ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे यहाँ फॉरेस्ट में ढूंढ ही लेता है। जिस पर बेल्ड आते ही उसके पैरों के पास एक स्वॉर्ड फेंक देता है। फिर वह उसे कहता है कि आज उसे प्रैक्टिस मैच में उससे लड़ना होगा। अगर वह फाइट नहीं करेगा तो वह उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। जिस पर वह बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वह कामली कहता है कि उसकी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई हैं, इसलिए जब तक वह ठीक नहीं हो जाती वह फाइट नहीं करेगा। लेकिन बेल्ड हंसते हुए कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सोर्ड्स वे यूज करेंगे वे ब्लंटेड हैं, यानी उनसे किसी को सीरियस डैमेज नहीं होगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और उससे पहले ही वह अचानक उस पर अटैक कर देता है। जिस पर बेल्ड पूरी स्पीड से सोर्ड स्विंग करता है। उसका अटैक काफी तेज होता है, लेकिन वह बिना किसी एफर्ट के बस साइड में कदम रख देता है। उसके लिए यह सब बहुत आसान होता है, क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में काउंटलेस बैटल्स फाइट की हैं। जिस पर उसके लिए बेल्ड की सोर्ड मूवमेंट ऐसे लगती है जैसे वह ऑलमोस्ट रुक गई हो। यह देखकर वहां खड़े बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं यह अचानक इतना फास्ट कब हो गया। जिस पर वह थोड़ा पीछे हटता है ताकि डिस्टेंस बना सके। फिर वह जमीन पर पड़ी स्वॉर्ड को उठा लेता है। अगर बेल्ट फाइट चाहता है तो वह उसे वही देने के लिए तैयार है जो वह चाहता है। जैसे ही वह स्वॉर्ड उठाता है, बेल्ट फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, जिस पर वह एक ही मोशन में ऊपर उठता है और काउंटर अटैक करता है। अगले ही पल बेल्ट की स्वॉर्ड हवा में उछल जाती है। यह देखकर बेल्ट पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह मन ही मन खुद को समझाता है कि यह सिर्फ एक फ्लूक था, लेकिन अगले ही सेकंड वह उसकी तरफ मुस्कुराता है। फिर वह कहता है, चिंता मत करो, तुम्ही ने कहा था ना कि ब्लंटेड सोर्ड्स परफेक्टली सेफ होती हैं। जिस पर वह तुरंत सोर्ड नीचे लाता है और बेल्ट पर अटैक कर देता है। भले ही सोर्ड ब्लंटेड हो, लेकिन उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि बेल्ट के शोल्डर पर एक गहरा कट बन जाता है, जिस पर बेल्ट तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाता है। वह अपने दोनों हाथों से वूंड को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फिंगर्स के बीच से ब्लड निकलता रहता है। ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वह अभी रुका नहीं होता। जिस पर बेल्ट अभी भी शॉक में खड़ा होता है और तभी वह सोर्ड के फ्लैट साइड से उसके मुंह पर जोरदार वार कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है
कि बेल्ट के कई टीथ सीधे बाहर गिर जाते हैं, जिस पर अब बेल्ट पूरी तरह कांपने लगता है। वह हकलाते हुए पूछता है, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए? फिर डेस्परेशन में वह अपने क्रू को सिग्नल देता है कि वे भी फाइट में शामिल हो जाएं, जिस पर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वे लोग एक प्लान बना लेते हैं। वे कहते हैं कि यह पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इसलिए इसे पीछे से एक साथ अटैक करो। कुछ ही मोमेंट्स में वे सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर वह हल्का सा ठंडा लाफ करता है। फिर वह कहता है, क्या तुम सब भी वही एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो अभी बेल्ट ने किया है? लेकिन वे उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होते। वे सब एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं, जिस पर वह फिर से हल्का सा स्माइल करता है। वह कहता है, मैं तो तुम्हें जाने देने वाला था, लेकिन अब तुम्हारा चांस खत्म हो गया है। इसके बाद सिर्फ 10 मिनट के अंदर वे सभी जमीन पर पड़े होते हैं, जिस पर उन सब की हालत खराब हो चुकी होती है। एक टाइम ऐसा था जब वह इन लोगों से डरता था, लेकिन अब वह बिना पसीना बहाए ही सबको हरा देता है। फिर उसे याद आता है कि ये सब लोग सेरा स्वॉर्ड्समैनशिप डोजो में ट्रेनिंग लेते हैं, जिस पर वह समझ जाता है कि उसका गेस सही है। लेकिन हाल ही में ये लोग प्रैक्टिस स्किप कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वे ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, जिस पर यह सोचकर उसे थोड़ी सिंपैथी भी फील होती है, क्योंकि अगर यहाँ के लोग इसे स्ट्रांग मानते हैं तो ये लेवल काफी लो है। उसे साफ समझ आ जाता है कि रॉ स्किल के मामले में ये डोजो उसे ज्यादा कुछ सिखाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वहां से एक चीज चाहिए। असल में वह खुद कभी उस डोजो में नहीं गया है, लेकिन उसे याद है कि वहां एंट्री के लिए रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, जिस पर वह बेल्ट से कहता है कि उसे रिकमेंडेशन चाहिए। यह सुनकर बेल्ट तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि किसी और से मांग लो। अगर उसके मास्टर को पता चल गया कि वह उससे हार गया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, जिस पर उसका जवाब सिर्फ एक एफर्टलेस सोर्ड स्विंग होता है। वह कामली कहता है, ज्यादा बात मत करो, जो कहा है वही करो, जिस पर उसकी सोर्ड हवा को काटते हुए गुजरती है और उसी समय बेल्ट के सामने एक लीफ 2 हिस्सों में कट जाता है। यह देखकर बेल्ट तुरंत डर जाता है। फिर वह जल्दी से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, डोजो यहीं पास में है, मैं खुद तुम्हें वहां ले चलता हूँ। जिस पर वे दोनों डोजो की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में बेल्ट उससे पूछता है कि वह आखिर डोजो क्यों जाना चाहता है। उसकी स्ट्रेंथ देखकर तो लगता है कि उसे डोजो की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर वह कामली जवाब देता है कि डोजो के पास एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन स्लॉट है और वही चीज उसे चाहिए। पास में खड़ा एक आदमी धीरे से कहता है कि एकेडमी ही क्यों ना हो, इतनी स्ट्रेंथ वाले इंसान को वहां जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसके शब्द सुनकर वह थोड़ी देर के लिए मेमोरीज में खो जाता है। अगर यह सच में इनफ होता तो वह वहां जाने के बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बिल्कुल भी इनफ नहीं है। इस दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स भी लिक्विडेटर के एक सिंगल ब्लो को सरवाइव नहीं कर पाई थी, और यहां तक कि जब उसने अपनी मिस्टीरियस पावर को भी अनलीश किया था तब भी सिचुएशन नहीं बदली थी। जिस पर जैसे ही लिक्विडेटर सीरियस हुआ वह उसे छू तक नहीं पाया था। मुझे नहीं पता कि उसे हराने के लिए मुझे कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लेकिन उस मोमेंट में चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न था, मैं सच में उस डार्क फोर्स को अपनी पकड़ में ले लेता हूँ, जिस पर उस एक पल के लिए मैं खुद को सबसे बड़ा सोर्ड गॉड की तरह खड़ा पाता हूँ। उस समय मैं सिर्फ उसी सोर्ड्समैनशिप पर फोकस करता हूँ जो सोर्ड सेंट ने मुझे सिखाई थी। फिर मेरे मन में यह थॉट आता है कि अगर मैं एक साथ कई सोर्ड स्टाइल्स में ट्रेनिंग कर पाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोर्ड सेंट करता था, तो शायद मेरी पावर ऐसे ग्रो कर सकती है जिसकी मैं अभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। लेकिन अपने पास्ट लाइफ में डार्क फोर्स को यूज करके सोर्ड गॉड बनना वो बस एक छोटा सा फ्लीटिंग मोमेंट था, जिस पर मैं समझता हूँ कि मेरी रियल सोर्ड्समैनशिप अभी भी काफी रॉ है, और शायद यही वजह है कि टाइम के गॉड क्रोनोस ने मुझे वापस भेजा है। इसके थोड़ी देर बाद मैं डोजो पहुंचता हूं, जिस पर मास्टर सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर के लिए मुझसे अपॉलॉजी करती है। वह बताती है कि उसने उन सबको ऑलरेडी डोजो से निकाल दिया है क्योंकि वह अपने स्टूडेंट्स से ऐसा कंडक्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। जिस पर मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं और कहता हूं कि मैंने सुना है आप एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकती हैं, और मैं यहाँ उसी रिक्वेस्ट के लिए आया हूँ। यह सुनकर वह धीरे से अपनी सोड बाहर निकालती है, जिस पर वह कहती है कि वह लेटर लिखने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले उसे देखना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वह मुझे कहती है कि पहला मूव मैं करूं, जब भी मैं रेडी हूं मैं उस पर अटैक कर सकता हूं। मैं एक पल भी हेजिटेंट नहीं करता। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है मैं तुरंत डिस्टेंस क्लोज करता हूं। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर हम दोनों के बीच 1 दर्जन से भी ज्यादा स्ट्राइक्स एक्सचेंज हो जाते हैं, जिस पर मास्टर के माइंड में कई थॉट्स एक साथ दौड़ने लगते हैं। उसे तुरंत फील होता है कि इस लड़के में कुछ अलग है। उसकी नजरों में मेरी उम्र के हिसाब से जो सोर्ड्समैनशिप मैं दिखा रहा हूं वह बेहद शार्प और प्रैक्टिकल है, जैसे यह काउंटलेस रियल बैटल्स से फॉर्ज्ड हुई हो। जिस पर वह समझ जाती है कि बेल्ट क्यों हार गया था। उसके पास जीतने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर एक और चीज पर जाती है। मेरा फाइटिंग स्टाइल ज्यादातर सेल्फ टॉट लगता है, लेकिन बीच बीच में एकेडमी की फॉर्मल टेक्निक की झलक भी दिखती है, जिस पर वह सोचने लगती है क्या किसी ने इसे पहले ट्रेन किया है। आखिर में मास्टर एक वर्डिक्ट पर पहुंचती है। वह समझ जाती है कि मेरी सोर्ड्समैनशिप अभी रफ है, लेकिन टैलेंट इसमें क्लियरली मौजूद है। उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके लिए मैं एक रफ डायमंड की तरह हूं, जिसे बस शेप देने की जरूरत है। इसके बाद वह डिसाइड करती है कि अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ गया है, जिस पर वह सोचती है कि इसे खत्म करना थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन अब मोमेंट आ चुका है।
लेकिन उसी समय मैं उसकी इंटेंशन को पहले ही समझ लेता हूँ। दरअसल मैं इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था जिस पर मैं अचानक तेजी से आगे बढ़ता हूँ और उसकी सोर्ड को उसके हाथ से सीधा नॉक कर देता हूँ। यह देखकर मास्टर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इसके बाद वह चाहे जितने स्ट्राइक्स करती है, मैं हर एक को ब्लॉक करता रहता हूँ, जिस पर वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। वह सोचने लगती है कि मैं पीछे क्यों नहीं हट रहा, मैं उसकी स्पीड के साथ बराबरी कैसे कर पा रहा हूँ। वह तो बस मुझे लाइटली टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसे खुद पूरी ताकत लगानी पड़ती है। और फिर वह एक ऐसी फीलिंग फील करती है जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी, फियर, जिस पर यह रियलाइजेशन उसे खुद शॉक्ड कर देता है। उसी मोमेंट मैं अपनी सोर्ड उठाता हूँ और मेरे शरीर से एक मिस्टीरियस पावर रेडिएट होने लगती है। मुझे खुद भी रियलाइज नहीं होता, लेकिन वह पावर अपने आप अवेकन हो चुकी होती है। जैसे ही मास्टर मेरी तरफ रश करती है, मैं अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता हूँ, जिस पर हवा में डार्क एनर्जी की एक हल्की सी ट्रेल बनती है। लेकिन मास्टर उस स्ट्राइक को फेस नहीं करती, वह तुरंत पीछे हट जाती है, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट उसे कह देते हैं कि इस अटैक को लेना सही नहीं होगा। लेकिन उसी मोमेंट वह मिस्टीरियस पावर मेरे शरीर को पूरी तरह ड्रेन कर देती है। मेरा शरीर अचानक हॉलो सा फील करने लगता है, जिस पर मास्टर तुरंत उस ओपनिंग का फायदा उठाती है। वह सीधे फिनिशिंग ब्लो के लिए आगे बढ़ती है। उसका इंस्टिंक्ट सही था, लेकिन उसने उस स्ट्राइक को लिया ही नहीं, इसलिए उसे यह पता नहीं चला कि उस अटैक में एक्चुअली क्या था। लेकिन जैसे ही उसकी सोर्ड नीचे आती है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह शॉक में बदल जाता है। उसकी सोर्ड बीच से टूट चुकी होती है और उसे यह तक रियलाइज नहीं हुआ कि यह कब हुआ। दरअसल मेरा जो अर्लियर स्ट्राइक था, उसने उसकी वुडन सोर्ड को पहले ही कट कर दिया था। अगर वह उस समय आगे बढ़ जाती तो फिर सिर्फ सोर्ड नहीं टूटती। ये देखकर मैं खुद भी हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ की उसी पावर को फिर से टैप कर लिया था। लेकिन अगले ही मोमेंट मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और मैं सीधे उसके सामने घुटनों पर गिर जाता हूँ, जिससे एक बात साफ हो जाती है, मेरा शरीर अभी इस पावर को हैंडल करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस पर मैं खुद को फोर्स करके वापस खड़ा करता हूँ। मैं कैजुअली कहता हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर मैं एक पल के लिए सोचता हूँ कि क्या मुझे उसे इस पावर के बारे में बताना चाहिए। वह क्लियरली स्ट्रांग है, ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा। लेकिन फिर मैं यह थॉट छोड़ देता हूँ, क्योंकि वह शायद मुझ पर बिलीव ही नहीं करेगी। और सच कहूँ तो मैं खुद भी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर मैं हल्की सी हंसी छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि मैं बस थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था, बस इतना ही। मास्टर उसी समय उस टूटी हुई स्वॉर्ड को घूरती रहती है। उसके चेहरे पर आयन जैसा सीरियस एक्सप्रेशन होता है। लॉजिक के हिसाब से यह चीज इम्पॉसिबल होनी चाहिए, एक ब्लंट ब्लेड ऐसा नहीं कर सकती। और उसे पूरा यकीन है कि मैं भी ये बात जानता हूँ, लेकिन उसे इतना सीरियस देखकर मैं तुरंत डम बनने का एक्ट करता हूँ। मैं कैजुअली पूछता हूँ, क्या हुआ? जिस पर वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह समझ जाती है कि अगर मैं खुद बात नहीं करना चाहता तो वह भी मुझ पर प्रेशर नहीं डालेगी। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़ती है और पूछती है, तुम्हें एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था, सही? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, हाँ। वह कहती है कि वह लेटर लिख सकती है, एक रिकमेंडेशन लेटर जो मुझे रॉयल स्वॉर्ड एकेडमी भेज सकता है, जो इस किंगडम की सबसे बेहतरीन एकेडमी मानी जाती है। लेकिन फिर वह एक बात साफ कर देती है, वह मुझे वहां नहीं भेजेगी। उसकी रीजन भी सिंपल होती है, वह कहती है कि वह जगह मेरे लिए सही नहीं है। यह सुनकर मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि वह गलत नहीं है। मेरी करंट पोजीशन ऐसी है कि वहां मैं शायद कोई खास इंप्रेशन भी नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरे पास अभी रॉ पावर की कमी है और मेरी टेक्निकल सोर्समैनशिप को भी अभी काफी इंप्रूव होना बाकी है। लेकिन तभी वह अचानक अपनी बात बदल देती है, जिस पर वह कहती है, मुझे गलत मत समझो। फिर वह आगे कहती है कि तुम्हें जहां जाना चाहिए वह है वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी। यह सुनते ही मेरे ऊपर जैसे थंडरबोल्ट गिरता है, क्योंकि यह किंगडम की टॉप एकेडमी नहीं है, यह पूरी दुनिया की टॉप एकेडमी है। दुनिया की काउंटलेस लेजेंड्स वहीं से निकल कर आए हैं और यही वह एकेडमी है जहां खुद सोर्ड सेंट ने ट्रेनिंग ली थी। जिस पर मैं उसे डिसबिलीफ से देखता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ वह एकेडमी मुझे एक्सेप्ट कैसे करेगी, लेकिन वह मुझसे भी बेहतर यह बात जानती है। जिस पर वह कहती है कि तुम खुद भी इसे फील करते हो, तुम्हारा बॉडी अभी एक प्रॉपर स्वॉर्ड्समैन के स्टैंडर्ड से काफी दूर है। रॉयल स्वॉर्ड एकेडमी में शायद तुम्हारी टेक्निक तुम्हें आगे ले जा सकती थी, लेकिन वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी में यह तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि वह खुद भी समझ नहीं पाती कि इतना कमजोर बॉडी होने के बावजूद मैंने इतना हाई लेवल स्किल कैसे डेवलप कर लिया है। जिस पर मैं अंदर ही अंदर एक धीमी सी साई छोड़ता हूँ, क्योंकि उस एकेडमी का हर स्टूडेंट किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होता है। कंपटीशन में खड़े होने के लायक भी मुश्किल से क्वालिफाई करता हूँ। जिस पर मास्टर मुझे कहती है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अभी पूरे 9 महीने बाकी हैं। समय थोड़ा टाइट जरूर है, लेकिन फिर भी इनाफ टाइम मौजूद है। यह सुनकर मेरा दिल एकदम उछल पड़ता है, जिस पर मेरे मन में तुरंत एक सवाल आता है, क्या वह वही कह रही है जो मैं सोच रहा हूँ?
और सच में जैसा मैं उम्मीद कर रहा था, मास्टर मुझे कहती है कि मुझे खुद को सफरिंग के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि उसने मेरे लिए जो प्लान बनाया है वह किसी हेलिश ट्रेनिंग से कम नहीं होगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह ट्रेनिंग कितनी ब्रूटल होने वाली है, लेकिन अंदर से मैं यही चाहता था, जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ कि अगले 9 महीनों तक मैं पूरी तरह आपके हाथों में हूँ मास्टर। जो भी करना पड़े मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। उस दिन के बाद से मैं मास्टर के ट्रेनिंग प्लान को बिल्कुल उसी तरह फॉलो करता हूँ जैसा उसने बताया होता है। हर एक दिन बिना रुके चलता है, कोई आराम नहीं, कोई ढील नहीं, जिस पर ट्रेनिंग के अलावा मुझे अपने बॉडी को फ्यूल भी करना पड़ता है। मास्टर मेरे लिए ढेर सारा मीट तैयार करती है, साथ ही वह मुझे स्पिरिट एलिक्सर भी देती है, जो इतना कड़वा होता है कि उसे पीते ही मुझे उल्टी जैसा फील होने लगता है। लेकिन यह सब इसलिए होता है ताकि मेरा बॉडी पहले से ज्यादा टफ बन सके। फिर भी इस पूरी ट्रेनिंग का असली सेंटर सोर्समैनशिप ही होता है। मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना मेरे दिन का सबसे बड़ा हिस्सा ले लेता है, जिस पर धीरे धीरे समय गुजरता है और देखते ही देखते पूरे 8 महीने निकल जाते हैं। इन 8 महीनों में मेरी फिजिकल कंडीशन पूरी तरह बदल चुकी होती है। मास्टर खुद कहती है कि अब उसके पास मुझे सिखाने के लिए ज्यादा कुछ बाकी नहीं बचा है। अब अगला स्टेप है कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी के लिए निकलना। हालांकि एग्जाम में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन मास्टर कहती है कि मुझे एग्जाम वाले दिन किसी अनफैमिलियर जगह पर पहुंचकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि मैं वहां पहले पहुंच जाऊं और उस जगह का माहौल पहले से फील कर लूं। जिस पर जाने से पहले वह यह भी इंश्योर करती है कि मेरे पास जर्नी के लिए इनफ मनी हो। वह मुझे ट्रैवल के लिए काफी पैसे देती है, जिस पर मैं वह पैसे लेता हूं और मन ही मन एक प्रॉमिस करता हूं, मैं उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब मैं निकलने के लिए पूरी तरह रेडी हूं। मेरा डेस्टिनेशन है वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी, जिस पर मास्टर हल्की सी स्माइल देती है और कहती है कि वह मेरे एग्जाम पास करने के लिए प्रार्थना करेगी। फिर वह कहती है कि जब मैं पास हो जाऊं तो उसे लेटर जरूर लिखूं। इसके करीब 20 दिन बाद मैं आखिरकार वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी पहुंच जाता हूं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा ग्रैंड जगह कभी नहीं देखी थी, और अब एकेडमी एग्जाम के एंट्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। यहाँ कैंडिडेट्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि गिनना भी मुश्किल है, लेकिन उन सब में से सिर्फ करीब 20 लोग ही आखिर में सिलेक्ट होंगे। सुना जाता है कि यह नंबर हर साल बहुत चेंज हो जाता है। कभी 50 लोग पास करते हैं, कभी सिर्फ 1, और कभी कई 100 तक भी हो जाते हैं। किसी को भी पहले से कुछ पता नहीं होता। थोड़ी ही देर में एक रेड हेयर वाली वुमन आगे आती है और क्राउड को एड्रेस करती है। वह सीधे कहती है कि चलो सीधे काम की बात करते हैं। एंट्री पासेस अब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स अपने सामने रखा पास उठा लें। इतना कहते ही वह अपनी फिंगर्स स्नैप करती है, जिस पर जैसे ही वह स्नैप की आवाज आती है, एक गोल्डन लाइट पूरे क्राउड पर फैल जाती है, और अगले ही मोमेंट हर कैंडिडेट के हाथ में एक छोटा सा पेपर स्लिप आ जाता है। मेरे स्लिप पर लिखा होता है कैंडिडेट नंबर 513 फाउंडेशन कोर्स, जिस पर ऊपर प्लेटफॉर्म से उसकी आवाज फिर सुनाई देती है। वह कहती है कि आप में से कुछ लोग शायद सरप्राइज्ड होंगे, क्योंकि पास पर सिर्फ नंबर और कोर्स लिखा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हर साल ऐसा ही होता है। वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी एज, जेंडर, नेशनैलिटी, बैकग्राउंड या किसी भी चीज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। यहाँ तक कि यहाँ आपका नाम भी कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ वही लोग जो एग्जाम पास करेंगे और ब्रिज क्रॉस करने का राइट अर्न करेंगे, उनसे उनका नाम पूछा जाएगा, और अगर वे चाहें तो एक फेक नेम भी दे सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो किसी को ये तक नहीं बताया था कि मुझे सोर्ड आर्ट्स कोर्स चाहिए। फिर उन्हें ये कैसे पता चला? जल्दी ही पता चलता है कि उसने सिर्फ अपीयरेंस देखकर कोर्स असाइन किया है। वह कहती है कि अगर किसी को लगता है कि उसे रॉन्ग कोर्स दिया गया है तो वह अपना हाथ उठाए, और वह खुद घुटनों पर बैठकर उससे अपॉलॉजी करेगी। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि जरूर एकेडमी ने पहले से सबकी इन्वेस्टिगेशन की होगी। कुछ लोग तो यह तक कहते हैं कि शायद उसने कोई माइंड रीडिंग मैजिक यूज किया होगा। लेकिन थोड़ी देर तक साइलेंस रहने के बाद भी कोई हाथ नहीं उठाता, जिस पर वह आगे बढ़ती है और एग्जाम शेड्यूल अनाउंस करती है। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है, मेरे पास पर नंबर्स अपीयर होने लगते हैं। सोर्ड आर्ट्स कोर्स डे 1 सुबह 11 बजे। यह देखकर मैं धीरे से अपने आप को कर्स करता हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम तो पहले ही दिन है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा ताकि मेरा आर्म रिकवर हो सके। फिर रेड हेयर वाली वुमन एक बार फिर बोलती है। वह कहती है कि यह एक वन टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम है। जो भी कैंडिडेट लेट पहुंचेगा वह ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, इसलिए सभी लोग समय पर पहुंचे। किसी भी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को रीस्केड्यूल के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यह सुनकर मैं अपने आर्म को छूता हूँ। अगर मुझे कुछ और दिन मिल जाते तो सिचुएशन काफी डिफरेंट हो सकती थी। यहाँ आते समय रास्ते में मेरा सामना ऑग्रेस और उनके जनरल से हो गया था, जिस पर मैं पूरी तरह कॉर्नर हो गया था और उनकी ताकत के सामने आउटमैच्ड भी था। उस सिचुएशन में मुझे फिर से उस मिस्टीरियस पावर का सहारा लेना पड़ा, सिर्फ एक स्ट्राइक, और ऑग्र जनरल वहीं खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे रिकवर होने में काफी लंबा समय लगा। इसी वजह से मैं एग्जाम शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले ही यहाँ पहुंच पाया। उस फाइट मेरा आर्म काफी बैडली डैमेज हो गया था, जिस पर अब लगता है कि मुझे यह एग्जाम इंजर्ड हालत में ही देना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक स्टाफ मेंबर आता है और मुझे बताता है कि अब मेरी बारी है, मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है।
मैं धीरे से एक लंबी और गहरी सांस लेता हूँ। यह पेसिमिस्टिक होने का समय नहीं है। मेरा लेफ्ट आर्म पूरी तरह फंक्शनल है और राइट आर्म भी अभी थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकता है। शायद ये इस एग्जाम को पास करने के लिए इनफ होगा। जैसे ही मैच शुरू होगा, मुझे एग्जामिनर की वीकनेस जल्दी से ढूंढनी होगी और टाइम खत्म होने से पहले उसे डिफीट करना होगा। ठीक मेरे आगे एक और कैंडिडेट एग्जामिनर के साथ अपना मैच लड़ रहा होता है। एग्जामिनर अचानक नीचे झुकता है और फिर एक तेज स्विंग मारता है, जिस पर वह भारी शरीर वाला कैंडिडेट इसी हाथे सीधा हवा में उछल जाता है। वह कैंडिडेट हारने के बाद अपनी वेपन उठाता है और क्वाइटली फ्लोर से बाहर चला जाता है। यह देखकर मेरे होंठों पर एक ग्रिम स्माइल आ जाती है, क्योंकि मेरे आर्म की हालत पहले ही खराब है और इस डैमेज के साथ उसे जल्दी डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। एग्जामिनर उस कैंडिडेट को पूरी तरह फिनिश कर देता है। फिर वह मेरी तरफ मुड़ता है और जोर से आवाज लगाता है, अब तुम्हारी बारी है, ज्यादा देर मत लगाओ। जिस पर मैं धीरे धीरे फ्लोर की तरफ चलता हूँ, लेकिन इस समय मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा शेकी है, क्योंकि मेरा राइट हैंड अभी भी काफी बुरी हालत में है। एग्जामिनर अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़ा होता है और शांत आवाज में कहता है, तुम पहले अटैक कर सकते हो, जो भी ताकत है सब लगा दो। जिस पर मैं सोर्ड के हिल्ट को और कसकर पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए बस एक ही मौका है। फिर अगले ही पल मैं बिजली की तरह आगे की तरफ एक्सप्लोड करता हूँ और उसी इंस्टेंट में मास्टर की कही हुई बात मेरे दिमाग में गूंजने लगती है। उसने कहा था, एक सोर्ड का वार सिर्फ बाजू से नहीं होता है, बल्कि पूरे बॉडी से जनरेट हुई फोर्स बाजू के थ्रू निकलती है। यह सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि अब वही चीज प्रैक्टिकली यूज करने का टाइम आ चुका है। फिर मैं खुद से सोचता हूँ कि भले ही मेरा राइट आर्म कमजोर है, लेकिन अगर मैं बाकी बॉडी की ताकत को सही तरह रूट कर दूं तो यह काम कर सकता है। जिसके बाद मैं तेजी से डिस्टेंस क्लोज करता हूं और सीधा स्वॉर्ड स्विंग करता हूं, लेकिन जिस पर तुरंत ही मुझे फील होता है कि मैंने उसकी टीचिंग्स को फॉलो तो किया है, मगर फिर भी मैं वैसे फाइट नहीं कर पा रहा हूं जैसे नॉर्मली करता हूं। मेरा राइट आर्म उम्मीद से ज्यादा मुझे रोक रहा है। फिर मैं मन ही मन सोचता हूं कि अगर बिना आर्म स्ट्रेंथ के अटैक करना इतना आसान होता तो दुनिया में कोई भी अपनी बॉडी को ट्रेन करने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। इसी बीच एग्जामिनर मेरी ओपनिंग देख लेता है और तुरंत काउंटर करने के लिए मूव करता है, जिस पर मैं तुरंत रिएक्ट करता हूं, क्योंकि मैं उसे ऐसा करने नहीं देने वाला हूं। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सा थॉट आता है। मैं नोटिस करता हूं कि उसकी सोड इतनी धीरे क्यों मूव कर रही है। यह देखकर मैं खुद से सोचने लगता हूं कि अगर वह वीक होता तो यहाँ एग्जामिनर बनकर खड़ा ही नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मेरी स्पीड बढ़ गई है। इसी बीच एग्जामिनर की ब्लेड हवा को चीरते हुए वुश की आवाज के साथ मेरी तरफ आती है, लेकिन मैं उसे बिना ज्यादा एफर्ट के आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं जल्दी से उसके और मास्टर के बीच का गैप मेंटली मेजर करता हूँ। उसकी रॉ पावर काफी इंप्रेसिव है, लेकिन उसकी स्पीड और टेक्निक मास्टर से काफी पीछे है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मास्टर की सिखाई हुई स्वॉर्ड्समैनशिप पर भरोसा करूं तो शायद अपने आर्म की कमी को थोड़ा कवर कर सकता हूं। इसके बाद कुछ सेकंड्स तक हम दोनों के बीच लगातार ब्लोज एक्सचेंज होते रहते हैं और टकराती हुई स्वॉर्ड्स की शार्प क्रैक हवा में गूंजती रहती है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि मेरी स्पीड उससे आगे निकल रही है। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूं कि मैं सही था, वह मेरी स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा है। यह देखकर एग्जामिनर के चेहरे पर पैनिक की झलक दिखाई देती है और उसका एक्सप्रेशन अचानक से ट्विस्ट होने लगता है, जिस पर मुझे अंदर से थोड़ी होप मिलने लगती है। मैं सोचता हूं कि वह उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मैंने पहले इमेजिन किया था। इसका मतलब अभी भी मेरे पास चांस है। और फिर मुझे मास्टर की कही हुई बात याद आती है। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं जरूर पास करूंगा। इसके बाद हमारी सोर्ड्स एक बार फिर जोर से टकराती हैं और शार्प रिंगिंग साउंड पूरे हॉल में गूंजती है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग होती है। इस बार मेरे पास एज है। फिर एक हल्के से रिस्ट फ्लिक के साथ उसकी सोर्ड उसके हाथ से उड़कर दूर जा गिरती है, जिस पर मैं महसूस करता हूं कि अब मेरी बारी है। इसी मोमेंट मुझे पहली बार रियल कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं सोचता हूं कि भले ही मेरा राइट हैंड ऑलमोस्ट यूजलेस है, फिर भी मैं यह फाइट जीत सकता हूं। लेकिन तभी एग्जामिनर बेहद तेज रिएक्शन देता है। वह तुरंत अपनी सोर्ड वापस पुल करता है और लगातार कई रैपिड काउंटर्स लॉन्च कर देता है। लेकिन जिस पर मुझे हैरानी होती है कि उसकी हर एक मूव मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं हर अटैक को लैंडिंग से पहले ही पढ़ लेता हूं। अब उसकी सोर्ड्समैनशिप मेरे लिए कोई सीक्रेट नहीं रखती है। फिर अगले ही सेकंड मैं अपनी पूरी ताकत लेफ्ट हैंड में कंसंट्रेट करता हूं और बिना किसी एक्स्ट्रा मूव के एक क्लीन थ्रस्ट सीधे उसके बॉडी की तरफ मारता हूं, जिस पर वह तुरंत ब्लॉक कर देता है। और यही चीज मुझे एक इंपॉर्टेंट बात समझा देती है। हमारे बीच का गैप अभी भी काफी बड़ा है। मैं उसकी गार्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं, जिस पर मुझे समझ आता है कि सिर्फ एक आर्म के साथ जीतना इतना सिंपल नहीं होने वाला है। हालात थोड़े ग्रिम लग रहे होते हैं, लेकिन तभी मैं नोटिस करता हूं कि उसकी मूवमेंट्स धीरे धीरे स्लोपी होती जा रही हैं। ये रिस्की है, लेकिन शायद यही वह ओपनिंग है जिसकी मुझे जरूरत है। जिस पर मैं जानबूझकर उसे एक ओपनिंग दिखाता हूं और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वह बिल्कुल उसी बेट को ले लेता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। मैं समझता हूं कि अब मुझे आने वाला हिट सहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी बीच एग्जामिनर बिना हेजिटेशन के सोर्ड स्विंग करता है। वह सोचता है कि यह अटैक सब खत्म कर देगा, लेकिन जिस पर मैं हल्की सी मुस्कान दे देता हूं
क्योंकि आखिरकार वह मोमेंट आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। फिर मैं अपने बॉडी को कॉइल करता हूँ और अपनी लेग्स में पूरी फोर्स भर देता हूँ, और अगले ही पल मैं एक्सप्लोसिव स्पीड के साथ आगे बर्स्ट करता हूँ और जहां मैं खड़ा था वहां से गायब हो जाता हूँ, और एक इंस्टेंट बाद मैं उसके पीछे खड़ा दिखाई देता हूँ। यह पोजीशन सबसे परफेक्ट होती है, क्योंकि चाहे पावर गैप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार अगर मैं उसके पीछे पहुंच गया तो फाइट खत्म हो जाती है। ये देखकर एग्जामिनर की आंखें शॉक से चौड़ी हो जाती हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी स्पीड से मूव कर सकता हूं, और मैं उसे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं देता हूं। मैं मन ही मन कहता हूं अब इसे खत्म करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं सोर्ड उसके बॉडी में ड्राइव करने वाला होता हूं तभी ऊपर से एक आवाज जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ। यह सुनते ही मैं तुरंत फ्रीज हो जाता हूं। मेरी सोर्ड उसके बैक के बिल्कुल पास हवा में रुक जाती है, जिस पर मैं कंफ्यूजन में ऊपर देखता हूं। मैं सोचता हूं कि शायद वे मेरी विक्ट्री अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन मैंने अभी तक उसे स्ट्राइक भी नहीं किया है। तभी ऊपर से एक आवाज अनाउंस करती है कि टाइम खत्म हो चुका है और रिजल्ट ड्रॉ है। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो, क्योंकि मैं फाइट में इतना फोकस था कि मैं पूरी तरह भूल गया था। यह मैच सिर्फ 3 मिनट्स का था, जिस पर रिग्रेट की फीलिंग मेरे अंदर भर जाती है। मुझे लगता है कि मैंने मास्टर को डिसअपॉइंट कर दिया। फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है जब तक कि वह सहन करना मुश्किल नहीं हो जाता। मेरी ग्रिप स्वॉर्ड पर और टाइट हो जाती है, फिर ढीली पड़ती है और फिर से टाइट हो जाती है। इसके बाद मैं मुड़ता हूं और फ्लोर से बाहर वॉक करने लगता हूं। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया था। अगर मेरा आर्म ठीक होता तो मैं उसे सेकंड्स में फिनिश कर देता, लेकिन अगर मैं इस एग्जामिनर को भी नहीं हरा पा रहा हूं तो आगे का रास्ता बहुत ब्रूटल होने वाला है। फिर मैं अचानक रुकता हूं और धीरे से पीछे मुड़कर देखता हूं। मैं खुद से कहता हूं कि अगले साल तक मेरा आर्म हील हो जाना चाहिए, और तब मैं वापस आकर फिर से ट्राई करूंगा। इसके बाद टाइम तेजी से गुजरने लगता है। एक वीक बीत जाता है। एकेडमी के अंदर एक बड़े राउंड टेबल के आसपास 6 लोग बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा अथॉरिटी रखने वाला एल्डर सबसे पहले बोलता है। वह कहता है, अब जब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो कैंडिडेट्स के बारे में तुम्हारे थॉट्स क्या हैं? क्या किसी के पास कुछ ऐड करने के लिए है? जिस पर 2 इंस्ट्रक्टर्स थकान की शिकायत करते हुए ग्रोन करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि सबका एग्जाम एक साथ ऑब्जर्व करना इनएफिशिएंट है, अगले साल हमें काम डिवाइड कर देना चाहिए। लेकिन तभी दूसरा इंस्ट्रक्टर उसे बीच में रोक देता है। वह कहता है कि सिर्फ आसान शेड्यूल के लिए हम किसी जीनियस को मिस नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर धीरे से अपना हाथ उठाता है और उसकी आवाज में हल्की इरिटेशन सुनाई देती है। वह कहता है कि मैंने तुमसे एग्जाम सिस्टम पर ओपिनियन नहीं मांगा था, मैंने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा था। इसके बाद अगले ही पल कमरे के अंदर हर कैंडिडेट के एग्जाम की फुल रिकॉर्डिंग्स अपीयर हो जाती हैं, जिस पर वे सभी रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से रिव्यू करने लगते हैं ताकि स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। फिर वे हर कैंडिडेट की क्वालिटीज और स्ट्रेंथ को वे करते हैं ताकि एडमिशंस का फाइनल डिसीजन लिया जा सके। जिस बैच की अभी रिव्यू चल रही होती है वह सोर्ड आर्ट्स कोर्स का बैच होता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर्स डिस्कस करते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने एग्जामिनर को सीधे डिफीट कर दिया, उनके अलावा कैंडिडेट नंबर 5Z17 और कैंडिडेट नंबर 753 खास तौर पर स्टैंड आउट कर रहे हैं। लेकिन तभी एक इंस्ट्रक्टर यह भी कहता है कि बाकी कैंडिडेट्स शायद कोर्स की स्पीड के साथ कीप अप ही नहीं कर पाएंगे। चलो यहीं रुकते हैं। ये सुनते ही पूरे रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग चुपचाप एल्डर की तरफ देखने लगते हैं, जो अब भी सबको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। कुछ देर तक लंबा पॉज बना रहता है, जिसके बाद आखिरकार वह बोलना शुरू करता है, जिस पर वह कहता है कि सोर्ड आर्ट्स कोर्स के लिए एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स अब कंफर्म किए जा रहे हैं। क्या किसी के पास कोई फाइनल एडिशन है? इसी बीच अचानक एक आवाज उठती है, जिस पर वह पर्सन कहता है, क्या आप में से किसी ने कैंडिडेट नंबर 513 को नोटिस नहीं किया? यह सुनते ही एल्डर की नजर थोड़ी शार्प हो जाती है। वह पूछता है, क्या कैंडिडेट 513 में कुछ रिमार्केबल है? जिस पर बोलने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर एरियल होती है। फिर वह बाकी सभी से पूछती है, आप लोग कैंडिडेट 513 के बारे में क्या सोचते हैं? यह सुनकर हर इंस्ट्रक्टर तुरंत कैंडिडेट 513 की रिकॉर्डिंग की तरफ ध्यान देने लगता है, जिस पर एक इंस्ट्रक्टर हल्की सी हंसी के साथ स्कॉफ करता है और कहता है कि मुझे तो वह काफी एवरेज लगता है और ऊपर से वह लेफ्ट हैंडेड भी है। वह आगे कहता है कि उसने मैच का कुछ हिस्सा देखा था। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मैं जीतने वाला था, लेकिन अगर किसी को एग्जामिनर को हराने के लिए ट्रैप्स और बेट पर डिपेंड करना पड़े तो आगे का रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है। वह ये भी कहता है कि उसकी टेक्निक तो सॉलिड है, लेकिन पावर में जो डेफिसिट है वह साफ दिखाई देता है। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि उसके हिसाब से तो वह लड़का पूरे मैच में बैकफुट पर ही था। फिर जब वे लोग पूरा मैच ध्यान से देख लेते हैं तो सब मिलकर यही कंक्लूजन निकालते हैं कि वह किड इस एकेडमी के लिए फिट नहीं है, जिस पर धीरे धीरे सभी लोग रिकॉर्डिंग को डिसमिस कर देते हैं। टेबल के चारों तरफ बैठे लोग सिर हिलाते हुए अपनी राय जताने लगते हैं। इसी बीच प्रोफेसर अरियल हल्का सा अपना मुंह खोलती है जैसे कुछ बोलने वाली हो, लेकिन फिर वह खुद को रोक लेती है और चुप हो जाती है, जिस पर अंदर ही अंदर वह काफी खुश हो रही होती है। वह मन ही मन सोचती है कि इतने सारे लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी उस चीज को नोटिस नहीं कर पाया। फिर वह सोचती है कि अगर सभी इतने ब्लाइंड हैं तो सबको एक साथ ऑब्जर्व करवाना सच में टाइम वेस्ट है, क्योंकि यह जेम अब सिर्फ उसका है।
इसके बाद अगला दिन बहुत जल्दी आ जाता है। सेंट्रल प्लाजा में सभी कैंडिडेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। मेरा कैंडिडेट नंबर 513 होता है और मुझे पहले ही बताया गया था कि अगर मेरे हाथ में जो एंट्री पास है वह जलने लगे तो इसका मतलब है कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी बीच प्लाजा में जोरदार अनाउंसमेंट गूंजती है जिस पर कहा जाता है कि सोर्ड आर्ट्स कोर्स के रिजल्ट्स अब अनाउंस किए जाने वाले हैं। कुल 6 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ये सुनते ही मेरा दिल कसकर धड़कने लगता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि यही वह मोमेंट है। अनाउंसमेंट के कुछ ही मोमेंट्स बाद अचानक 2 एंट्री पासेस आग की तरह जल उठते हैं जिस पर अनाउंसमेंट आता है कैंडिडेट नंबर 5 और कैंडिडेट नंबर 217। इसके बाद कैंडिडेट नंबर 4 132 और 615, फिर कैंडिडेट नंबर 753 और 925, और इसी के साथ लिस्ट खत्म हो जाती है। अनाउंसमेंट फिर दोहराता है कि सोर्ड आर्ट्स कोर्स के लिए 6 कैंडिडेट्स एक्सेप्ट किए गए हैं। यह सुनकर मैं ब्लैंक सा खड़ा रह जाता हूँ क्योंकि मेरा पास बिल्कुल भी नहीं जला है, जिसका मतलब साफ है मैं फेल हो गया। अनाउंसमेंट फिर कहता है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आज के एंड से पहले ब्रिज क्रॉस करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। मेरे आसपास एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स खुशी से हंसने और चीयर करने लगते हैं, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरे अंदर सिर्फ ग्रीफ बचा होता है। सैडनेस इतनी हैवी लगती है कि जैसे सब कुछ दबा रही हो। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि आखिरकार मैंने मास्टर को डिसअपॉइंट कर ही दिया। अब आगे क्या करना है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक थॉट आता है, शायद मुझे रॉयल स्वॉर्ड एकेडमी जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं और ज्यादा सैडनेस में डूब पाता तभी ब्रॉडकास्ट फिर से शुरू हो जाता है जिस पर अनाउंसमेंट आती है कि अगला अनाउंसमेंट आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन के लिए है। यह सुनते ही अगले ही मोमेंट मेरा एंट्री पास नीली लाइट के साथ ग्लो करने लगता है। फिर अनाउंसमेंट आता है कैंडिडेट नंबर 513 एक्सेप्टेड। यह सुनते ही मेरा चेहरा डिसबिलीफ से ब्लैंक हो जाता है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे आसपास खड़े सभी लोग भी शॉक में पड़ जाते हैं क्योंकि इस साल किसी ने भी आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन की उम्मीद नहीं की थी। सबके चेहरे पर सरप्राइज साफ दिखाई देता है। मेरे मन में अब भी कंफ्यूजन रहता है। मैं सोचता हूँ क्या मैं सच में पास हो गया। इसी बीच पास खड़ा एक पर्सन डिसमिसिव लाफ देता है। वह कहता है फिर से आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन। काफी समय से ऐसा नहीं देखा था, लेकिन सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन होता क्या है। मैंने इसका नाम पहली बार सुना है, लेकिन जिस तरह की नजरें लोग मुझे दे रहे हैं उनमें साफ कंटेम्प्ट दिखाई देता है। इसी बीच कोई धीरे से कहता है कि यह तो बस बैकडोर एडमिशन है। फिर दूसरा पर्सन कहता है कि वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी सच में गिर चुकी है। यह सुनकर मैं थोड़ा स्टंड रह जाता हूँ। तो क्या आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन को लोग बैकडोर एंट्री मानते हैं? मेरा दिमाग तुरंत मास्टर की तरफ चला जाता है। मेरे खुद के तो कोई कनेक्शंस नहीं है, लेकिन शायद उसके नेटवर्क की रीच मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा गहरी है। इतनी गहरी कि उसने मुझे वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी एल्डर बीच में आकर उन लोगों को रोक देता है। वह सख्त आवाज में कहता है कि तुम दोनों काफी हो चुके हो। आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन के बारे में इस तरह बात मत करो। फिर वह कहता है कि आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन एक ऑनर कैटेगरी है जिसने पिछले 100 सालों में काउंटलेस हीरोज पैदा किए हैं। वह उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम यंग फूल्स कुछ नहीं जानते, लेकिन यह सुनकर वे दोनों सिर्फ हंस देते हैं। उनमें से एक कहता है कि ओल्ड लोग सच में अपने आई ऑफ गॉड को बहुत प्यार करते हैं। वह कहता है कि वह ग्लोरी अब एंशिएंट हिस्ट्री बन चुकी है। असल में वे इग्नोरेंट नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन के जरिए जिन लोगों को एडमिट किया गया था उनमें एमी व्हाइट, बेला अल्ब्राइट, रिक म्यूलर और जैकब ब्लूमफील्ड शामिल थे, और ये चारों आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन थे। लेकिन उनमें से हर एक पूरी तरह फेल हो गया। यह बात अब करंट कैंडिडेट्स तक भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन एक जोक बन चुका है, एक बैकडोर पास। लेकिन जब मैं एमी व्हाइट का नाम सुनता हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत पास्ट लाइफ की यादें आ जाती हैं। मेरी पिछली जिंदगी में एमी व्हाइट एक स्वॉर्ड गॉड के लेवल तक पहुंच गई थी और बेला ऑलब्राइट दुनिया की सबसे पावरफुल मैच बनी थी। यह तीनों उस फोर्स का मेन हिस्सा थे जिन्हें लिक्विडेटर के खिलाफ लड़ने भेजा गया था, और वे सभी स्पेशल एडमिशन थे। यह रियलाइजेशन मुझे अंदर तक हिला देता है, जिस पर मैं धीरे से निकलता हूँ, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब मेरा नाम भी उन्हीं के साथ जुड़ चुका है। इसी बीच ब्रॉडकास्ट फिर अनाउंस करता है कि एंट्रेंस सेरेमनी 30 मिनट्स में शुरू होने वाली है। जो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म चेंज कर चुके हैं वे मेन बिल्डिंग के सामने वाले प्लाजा में गैदर हो जाएं। इस समय तक मैं भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह यूनिफॉर्म चेंज कर चुका होता हूँ। हम सभी प्लाजा में खड़े इंतजार करते रहते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई भी नहीं आता, जिस पर हम लोग सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत जगह आ गए हैं। तभी अचानक एक इंस्ट्रक्टर दौड़ता हुआ आता है और वह काफी हाँफ रहा होता है। वह आते ही सबसे बार बार अपॉलॉजी मांगने लगता है। वह बताता है कि शेड्यूल में थोड़ा मिक्सअप हो गया था, वेन्यू अभी भी सेटअप किया जा रहा है। वह डिले के लिए फिर से सॉरी कहता है। इसके बाद वह सभी स्टूडेंट्स से थोड़ा पीछे हटने को कहता है ताकि वह यहाँ स्टेयरवे प्लेस कर सके, जिस पर सभी लोग लगभग 10 मीटर पीछे हट जाते हैं। और तभी हम एक अजीब सा सीन देखते हैं। ग्राउंड पर एक गोल्डन मैजिकल पैटर्न बनने लगता है। यह देखकर सभी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि यह इंस्ट्रक्टर आखिर कर क्या रहा है। फिर वह धीरे से अपना हाथ जमीन पर फ्लैट रख देता है और अगले ही इंस्टेंट उसकी पाम से गोल्डन मैजिक बाहर की तरफ फैलने लगता है।
उसी समय पूरे प्लाजा में एक विशाल गोल्डन मैजिक फॉर्मेशन चमक उठती है। फिर जमीन से एक गोल्डन स्टेयरकेस उठने लगती है जो सीधा आगे एंट्रेंस की तरफ बढ़ती जाती है। यह देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक में पड़ जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, ये कैसी पावर है? उस मैजिक की डेंसिटी किसी ने पहले कभी नहीं देखी होती है और ये सिर्फ एकेडमी के एक इंस्ट्रक्टर की पावर है। इसके बाद पलक झपकते ही मेन बिल्डिंग के दोनों साइड्स पर भी गोल्डन स्टेयरकेसेस उठ जाती हैं। हर स्टूडेंट वहीं खड़ा सांस रोके इस सीन को देखता रहता है और तभी वह इंस्ट्रक्टर हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप सबको देखता रहता है। तुम अब ऊपर जा सकते हो और जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर कोई भी सीट ढूंढ सकते हो। जिस पर मैं भी धीरे से आगे बढ़ता हूं और चारों तरफ नजर डालता हूं। अभी कुछ ही देर पहले जो मैसिव मैजिकल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था उसे देखकर यहां मौजूद सभी लोग अभी भी हैरान और इम्प्रेस्ड फील कर रहे हैं। जिस पर मैं ज्यादा सोचने की बजाय बस सबसे पास वाली खाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूं। मेरे हिसाब से उन्होंने एनरोलमेंट सेरेमनी को ऐसी जगह पर रखा है जहां से कैंपस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग साफ दिखाई देती हैं, जो देखकर लगता है कि यह जगह सिर्फ सेरेमनी के लिए नहीं बल्कि एक ग्रैंड शो के लिए चुनी गई है। यह सच में टेलीपोर्टेशन मैजिक का काफी एक्सट्रावेगेंट यूज है, लेकिन जो भी हो आखिरकार मैं वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी में पहुंच ही गया हूं और पिछले 2 दिनों में मैंने यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स की जो स्ट्रेंथ देखी है उसे याद करके मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि ये जगह असल में कितनी फॉर्मिडेबल है। मेरे आगे बैठा एक लड़का अचानक कंफ्यूज्ड होकर कहता है, यहाँ इतनी सारी सीट्स क्यों हैं? अगर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को एडमिट किया गया है तो इतनी सीट्स की जरूरत ही क्या है? जिस पर पास बैठा दूसरा स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, सच में तुम्हें यदि यह भी नहीं पता। लेकिन पहला लड़का जरा भी शर्मिंदा नहीं होता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सोर्ड प्रैक्टिस में लगा दी है। बाकी चीजों के बारे में जानने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। तभी एक लड़की उंगलियां स्नैप करती है और कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी बिल्कुल अपने नाम की तरह है। यहाँ दुनिया के हर कोने से बेस्ट स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ सिर्फ हम लोग ही नहीं हैं, दुनिया भर के कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट किया जा रहा है और उनमें से बहुतों को एडमिट भी किया जा रहा है। यह कहते हुए वह अपना हाथ ऊपर उठाती है और आसमान की तरफ इशारा करती है, जिस पर वह कहती है, ऊपर स्काई की तरफ देखो, वे लोग तो पहले से ही यहाँ आ चुके हैं। ये सुनते ही सोर्ड पर फोकस करने वाला वह स्टूडेंट तुरंत ऊपर देखता है और अगले ही पल उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि आसमान पूरी तरह एयरशिप्स से भरा हुआ है और उन एयरशिप्स के बीच बीच में कई मैजिकल बीस्ट्स भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर वह शॉक में अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। इस पूरे सीन का स्केल इतना बड़ा है कि उसे समझ पाना भी मुश्किल हो रहा है, जिस पर मेरी नजर भी एक खास चीज पर जाकर टिकती है। मैं देखता हूं कि एक एयरशिप के नीचे एक थोड़ा छोटा विसल लटक रहा है। उसे देखते ही मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह स्ट्रैटो एयरशिप है। मैं एक बार उस पर सवार हो चुका हूं, उस समय जब मैं लिक्विडेटर स्क्वाड का मेंबर था। कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे बड़े एयरशिप्स में से एक है और उन्होंने उसे सिर्फ एनरोलमेंट सेरेमनी के लिए डिप्लॉय किया है। फिर मैं सोचता हूं, लेकिन यह वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी है, इसलिए ये बात उतनी सरप्राइजिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ जो भी होता है वह हमेशा एक स्टेटमेंट बनकर सामने आता है। कुछ ही देर बाद एयरशिप्स जमीन पर उतरने लगते हैं और फिर दुनिया के अलग अलग देशों से आए स्टूडेंट्स एक के बाद एक अंदर आने लगते हैं, जिससे यह जगह धीरे धीरे पूरी तरह भरने लगती है। तभी एक बड़ा सा हाथ पोडियम पर आकर टिकता है, जिस पर सामने खड़ा व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि अब सभी लोग आ चुके हैं, इसलिए अब एनरोलमेंट सेरेमनी शुरू की जाती है। इसके बाद स्पीचेस का सिलसिला शुरू होता है और लगभग आधा घंटा ऐसे ही स्पीचेस में निकल जाता है, लेकिन ये समय इतना बोरिंग लगता है कि मुझे तो नींद आने लगती है। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि लगता है वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी की सेरेमनी भी बाकी स्कूल्स की तरह ही बोरिंग है। तभी मेरे पास बैठा एक स्टूडेंट अचानक खड़ा हो जाता है और वह अनाउंस करता है कि अब हर कोर्स के टॉप स्टूडेंट अपनी स्पीच देंगे। सबसे पहले आता है सोर्ड आर्ट्स कोर्स का टॉप स्टूडेंट लियोन हार्ट। जैसे ही लियोन हार्ट स्टेज पर कदम रखता है, पूरे क्राउड में हलचल सी मच जाती है। कई लोग धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं। क्या यही वह स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान एक एग्जामिनर को एक ही पल में डिफीट कर दिया था? सुना है इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप एकेडमी के कई प्रोफेसर्स के लेवल की है। कुछ लोग तो उसे लियोनार्डिपियस नाम का रियल स्वॉर्ड जीनियस भी कहते हैं। मैं भी उसे ध्यान से देखने लगता हूँ। सच कहूँ तो दिखने में वह काफी इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे अपने पास्ट लाइफ में उसके किसी बड़े अचीवमेंट के बारे में याद नहीं आता है। लियोन हार्ट सबसे पहले फैकल्टी मेंबर्स को ग्रीट करता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या वह खुलकर अपनी बात कह सकता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर्स सिर हिलाकर उसे परमिशन दे देते हैं। फिर वह एक कदम आगे बढ़ता है और बोलना शुरू करता है, लेकिन उसके पहले ही शब्द सुनकर पूरा हॉल स्टन्ड रह जाता है। वह कहता है, मैं एकेडमी के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को हेलो कहना चाहता हूँ जो प्रॉपर एग्जाम्स के जरिए यहाँ एडमिट हुए हैं। आप सबके साथ इस एकेडमी में स्टूडेंट बनकर खड़ा होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आइए हम सब साथ मिलकर मेहनत करें ताकि ग्रेजुएशन के बाद हम इस दुनिया के लिए कुछ
कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें। उसकी ये स्पीच सुनकर क्राउड बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं होता है, क्योंकि ये स्पीच काफी जेनेरिक लगती है। असल में किसी को उसकी स्पीच में इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग बस ये जानना चाहते हैं कि वह कंप्लेंट क्या है। नीचे से कोई भी क्लैप नहीं करता है। लेकिन लियोन हार्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह आगे कहता है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम सब इस महान इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के रूप में साथ साथ आगे बढ़ेंगे। फिर अचानक उसका टोन बदल जाता है और उसकी नजर सीधी हॉल के पीछे खड़ी प्रोफेसर एरियल पर जाकर टिकती है। वह कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे यहाँ होने का कोई हक नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? प्रोफेसर एरियल, जिस पर सबकी नजर तुरंत एरियल पर चली जाती है। उसे आई ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर एरियल को शायद उम्मीद नहीं थी कि कोई स्टूडेंट इस तरह सीधे उसे चैलेंज करेगा, लेकिन वह शांत रहती है और हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है। यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट ने एक टफ एग्जाम पास किया है। हो सकता है वे तुम जितने स्ट्रांग न हो, लेकिन उन्हें एक्सक्लूड करना भी सही नहीं होगा। आरियल की मुस्कान और शार्प हो जाती है। फिर वह पूछती है, और तुम ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा आई ऑफ गॉड अनफेयर है? यही वह मौका था जिसका लियोन हार्ट इंतजार कर रहा था। वह तुरंत कहता है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जिन्होंने ऑफिशियल एग्जाम्स पास किए हैं। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसे आपने बैकडोर से एडमिट किया है, आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन के जरिए। यह सुनकर एरियल गुस्सा नहीं होती है, बल्कि वह हंसने लगती है। उसे ये लड़का थोड़ा अम्यूजिंग लग रहा है। उसे समझ नहीं आता कि ये एरोगेंस है या कॉन्फिडेंस। तभी लियोन हार्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जोर से कहता है, जो भी स्टूडेंट उस स्पेशल स्लॉट से एडमिट हुआ है वह अभी आगे आए, अपनी यूनिफॉर्म वापस करे और इस एकेडमी को छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन पूरे हॉल में कोई भी नहीं हिलता है। हमारी साइड के 30 स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सैकड़ों स्टूडेंट्स ने मुझे कभी देखा ही नहीं है। इसलिए वे सब क्यूरियस होकर इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर लियोन हार्ट किसकी बात कर रहा है। और मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इतने लोगों के सामने खड़ा हो जाऊं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लियोन हार्ट को मुझसे इतनी हॉस्टिलिटी क्यों है। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ है? फिर मैं राहत की सांस लेता हूं, क्योंकि उसे मेरा चेहरा पता नहीं है, जिससे मैं मन ही मन सोचता हूं कि यह तो काफी क्लोज कॉल था। अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं तो शायद मैं इस पूरे मामले से बच सकता हूं। तभी एरिल हल्का सा हंसती है और कहती है, इस साल के न्यू स्टूडेंट्स काफी लाइवली लग रहे हैं। लियोन हार्ट तुरंत सीरियस होकर कहता है, प्रोफेसर मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आप बैकडोर से स्टूडेंट्स को एडमिट करना बंद कर दीजिए। अगले ही पल एरिल अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाती है और धीमी आवाज में कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रांग हो जिसे मैंने चुना है? यह सुनते ही पूरा हॉल पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि लियोन हार्ट स्वॉर्ड आर्ट्स कोर्स का टॉप स्टूडेंट है और एरियल ये हिंट दे रही है कि शायद वह उस स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के सामने भी टिक नहीं पाएगा। यह सुनकर खुद लियोन हार्ट भी थोड़ा चौंक जाता है। वह कहता है, प्रोफेसर ये मजाक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं किसी बैकडोर से आए स्टूडेंट से कमजोर कैसे हो सकता हूँ? लियोन हार्ट जैसा प्राउड इंसान के लिए यह बात सीधा इंसल्ट जैसी लगती है, जिस पर वह बिना झिझक आरियल की आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, मैं बिना किसी शक के ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन एरियल को उसकी बात से जरा भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि उसे उसका स्पिरिट थोड़ा पसंद आता है। जिस पर एरियल शांत आवाज में कहती है, तो फिर क्यों ना हम इस पर एक वेजर लगा लें? यह सुनकर लियोन हार्ट थोड़ा भौहें सिकोड़ता है और कहता है, वेजर? आखिर किस चीज पर बेट लगाया जाएगा? फिर वह कहता है, उस स्टूडेंट को यहीं बुला लो और अभी यहीं फैसला हो जाएगा। अगर वह हार गया तो खुद ही एकेडमी छोड़कर चला जाएगा। लेकिन फिर भी वह कर्टेसी दिखाते हुए पूछता है कि बेट की स्टेक्स क्या होंगी, जिस पर एरियल का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है और वह कहती है, मेरी इस एकेडमी में पोजीशन और उस स्टूडेंट का यहाँ बने रहने का राइट। ये सुनते ही लियोन हार्ट और मैं दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर एरियल सच में अलग तरह की इंसान है। लेकिन मुझे ये भी महसूस होता है कि वह थोड़ा रेकलेस बिहेव कर रही है। मेरा आर्म अभी इंजर्ड है और अभी की हालत में मैं लियोन हार्ट को बिल्कुल नहीं हरा सकता हूँ। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्या उसने यह नोटिस नहीं किया? लियोन हार्ट आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं उस स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट से फाइट करूं? लेकिन आरियल तुरंत सिर हिलाकर मना कर देती है। वह कहती है, मैं इतनी क्रूड चीज कभी नहीं करूंगी। अगर तुम फुल स्ट्रेंथ में फाइट करोगे तो हो सकता है दूसरा स्टूडेंट सर्वाइव ही ना करे, और एक एजुकेटर होने के नाते मैं कभी भी किसी स्टूडेंट की लाइफ को गैम्बल पर नहीं लगाऊंगी। यह सुनकर लियोन हार्ट के माथे पर गुस्से की नस उभर आती है। वह दांत भींचते हुए कहता है, प्रोफेसर क्या आप मुझे प्रोवोक कर रही हैं? अगर ऐसा है तो मैं कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन एरिल पूरी तरह सीरियस दिखाई देती है, जिस पर वह कहती है, क्यों ना हम मॉन्स्टर्स को बेंचमार्क बना लें? इस तरह ये काफी सेफर रहेगा। असल में एरियल को पता है कि लियोन हार्ट मॉन्स्टर्स को डिफीट करने में काफी स्किल्ड है। यह सुनकर लियोन हार्ट के होंठ हल्के से हिलते हैं। वह कहता है, लगता है आपकी इन्फॉर्मेशन काफी थरो है। फिर वह पूछता है, तो रूल्स क्या होंगे? जिस पर एरियल सिंपल तरीके से समझाती है, दोनों साइड्स को एक स्पेसिफिक मॉन्स्टर टारगेट को डिफीट करना होगा। यह कॉन्टेस्ट राउंड्स में चलेगा। हर राउंड में मॉन्स्टर पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगा और जो साइड पहले फेल करेगी
वही हार जाएगी। अगर एरियल की साइड हारती है तो वह अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देगी और जितने भी स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स हैं उन्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ यह सब कितना बड़ा मेस बन गया है। मैं तो बस शांति से अपनी सोड ट्रेनिंग करना चाहता था, लेकिन अब मामला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जिस पर एरियल आगे कहती है, और अगर लियोन हार्ट हार जाता है तो सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसा मैंने पहले तय किया था। फिर एरियल उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में साफ चैलेंज दिखाई दे रहा है। वह पूछती है, तो बताओ लियोन हार्ट, तुम ये बेट एक्सेप्ट करते हो या नहीं? लियोन हार्ट को अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है, लेकिन वह पहले ही यह जानना चाहता है कि उसे किस मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। यही बात लियोन हार्ट की रिस्पेक्ट करने लायक है। वह कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस को रेकलेसनेस नहीं बनने देता है। उसे लगता है कि वह किसी भी मॉन्स्टर को डिफीट कर सकता है, लेकिन फिर भी वह बिना सोचे समझे किसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहता है। जिस पर एरिल सिर हिलाकर उसकी सावधानी को अप्रिशिएट करती है। फिर वह कुछ पल सोचने का नाटक करती है और कहती है, क्यों ना तुम्हारा पहला टारगेट एक ओगर जनरल हो। अगर तुम्हें यह आसान लगे तो मैं डिफिकल्टी और बढ़ा सकती हूँ। यह सुनते ही पूरा क्राउड शोर मचाने लगता है, क्योंकि ऑगर जनरल कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं होता है। लोग आपस में हैरानी से बातें करने लगते हैं। कोई भी स्टूडेंट उस लेवल के मॉन्स्टर का सामना कैसे कर सकता है? लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ एरियल ने खास तौर पर ऑगर जनरल ही क्यों चुना? क्या लियोन हार्ट सच कह रहा था? क्या इसके पीछे कोई हिडन स्कीम है? तभी लियोन हार्ट जोर से अपना मुट्ठी टेबल पर मारता है और कहता है, प्रोफेसर एरियल, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन क्या आप सच में सीरियस हैं? वह फ्रस्ट्रेशन के साथ कहता है, ओगर जनरल ऐसा मॉन्स्टर है जिसे कोई भी अकेले डिफीट नहीं कर सकता। जिस पर एरियल कामली एक्सप्लेन करती है कि वह अभी की बात नहीं कर रही है। वह इस चैलेंज के लिए पूरा 1 साल का टाइम दे रही है और उसके हिसाब से ये काफी रीजनेबल है। लेकिन लियोन हार्ट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वह कहता है, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल ट्रेनिंग करके डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर को अकेले डिफीट कर सकता तो दुनिया के लोग इतनी परेशानी में नहीं होते। फिर वह कहता है, कोई रियलिस्टिक टारगेट चूज कीजिए, क्योंकि जो आप कह रही हैं वह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यह सुनकर मेरा मुंह थोड़ा सा खुल जाता है। फिर मेरे होंठ के कोने पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब मुझे समझ आ जाता है कि एरिल आखिर चाहती क्या है। उधर लियोन हार्ट अभी भी यह समझ नहीं पा रहा है कि वह पहले ही ट्रैप में फंस चुका है। वह बोलता रहता है, आपने जानबूझकर ऐसा टारगेट चुना है जिसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, तभी आखिर में कोई क्लियर विनर ही ना निकले और यह पूरा बेट ऐसे ही खत्म हो जाए। फिर वह साफ कह देता है, मैं ऐसी बेट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन एरिल उससे बहस नहीं करती है। वह बस धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ती है और कहती है, ठीक है, एक और कंडीशन जोड़ देते हैं। अगर रिजल्ट ड्रॉ हुआ तो जीत तुम्हारी मानी जाएगी। यह सुनकर लियोन हार्ट बिल्कुल चुप हो जाता है। अब रूल ये बन जाता है कि अगर स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट ओगर जनरल को डिफीट नहीं कर पाता है तो एरियल ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन हार जाएगी और एकेडमी के सभी स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाएगा। एरियल उसके रिएक्शन को ध्यान से देखती है और हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, तो अब तुम्हें ये कंडीशंस कैसी लग रही हैं? लियोन हार्ट को लगता है कि शायद एरियल पागल हो गई है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे इस बेट का रिजल्ट पहले से ही तय हो चुका है। तभी प्रोफेसर आरियल हल्का सा हंसती है और फिर मुड़कर चलने लगती है। वह कहती है, मुझे लगता है अब तुम्हें कोई और ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर यह बेट फाइनल समझा जाए। लेकिन लियोन हार्ट अभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। वह एक बार फिर कंफर्म करता है। वह कहता है, सिर्फ क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ, ओगर जनरल बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, कोई वीकेंड या इंजर्ड वर्जन नहीं होगा, सही कहा ना? जिस पर एरियल तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल। फिर वह कैजुअली अपनी उंगलियां हवा में घुमाती है। उसकी रिंग के आसपास डीप वायलेट एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। वह एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। अचानक हवा में एक क्विल पेन प्रकट हो जाता है और वह अपने आप हवा में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स लिखने लगता है। कुछ ही पलों में पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है और वह लियोन हार्ट के सामने हवा में तैरने लगता है। उसमें हर डिटेल साफ साफ लिखी हुई है। अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वह अभी साइन कर सकता है। लियोन हार्ट उसे ध्यान से पढ़ता है और उसे उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। जिस पर वह क्विल उठाता है और उसमें अपना नाम लिख देता है। इस तरह वह ऑफिशियली इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। अपना नाम कॉन्ट्रैक्ट पर लिखने के बाद लियोन हार्ट को अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो जाता है। फिर भी वह एरियल से पूछता है, क्या आपको सच में लगता है कि वह स्टूडेंट जीत सकता है? जिस पर एरियल बस इतना कहती है कि उसे नहीं पता। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि वह स्टूडेंट कितनी मेहनत से ट्रेनिंग करता है। यह कहकर प्रोफेसर अरियल आराम से वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। बाकी इंस्ट्रक्टर्स यह सब देखकर सोचने लगते हैं कि शायद एरियल ने अपना दिमाग खो दिया है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद वह रिटायर होने का बहाना ढूंढ रही है। उधर अपनी सीट पर बैठा मैं धीरे से लंबी सांस छोड़ता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, ये लोग सच में चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन जैसे ही एरियल ने इस चैलेंज के लिए पूरा 1 साल का टाइम दिया, उसी पल मुझे थोड़ा अजीब लगा था। तभी मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या वह उस बैटल को काउंट कर रही है जो मैंने एकेडमी में एनरोल होने से पहले लड़ी थी? और तभी एरियल की नजर सीधे मुझसे मिलती है, जिससे मेरा दिल एकदम से धड़क उठता है।
उसकी वह नजर सब कुछ क्लियर कर देती है। मैंने सही गेस किया था, ये बेट तो शुरू से ही तय था। आरियल अपनी उंगली होंठों पर रखती है, उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई देती है, जिसे देखकर मुझे मानना पड़ता है कि वो जितना दिखाती है उससे कहीं ज्यादा कैलकुलेटिंग है। और फिर इसी तरह मेरी फर्स्ट क्लास शुरू होती है। मैजिक की क्लास चल रही होती है, जहां इंस्ट्रक्टर पोडियम से धीरे और मेजर्ड टोन में बोल रहा होता है। वह कहता है, तुम में से कुछ लोग शायद हैरान हो सकते हो कि हम पहले ही दिन सीधे लेसन शुरू कर रहे हैं। जिस पर वह आगे समझाता है कि इस एकेडमी के स्टूडेंट्स होने के नाते तुम्हारे लिए एक भी दिन वेस्ट करना अलाउड नहीं है। इसके बाद वह मैजिक की बेसिक्स एक्सप्लेन करना शुरू करता है, खासकर ये कि मैजिक को चैनल कैसे किया जाता है। वह बताता है कि हम सबके अंदर एक इनविजिबल एनर्जी फ्लो करती है, जिसे ईथर कहा जाता है, और जब हम अपने बॉडी के अंदर मौजूद मैजिक सर्किट्स को मैनिपुलेट करते हैं तभी हम मैजिक कास्ट कर पाते हैं। मैं क्लास की बिल्कुल लास्ट रो में बैठा होता हूँ, जिसे देखकर लगता है कि शायद मुझे लेसन समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिलहाल सब मैनेजेबल लग रहा है, क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन मैंने ट्रेनिंग कैंप में पहले ही सुन लिया था। जिस पर मेरी नजर नीचे की तरफ जाती है और तभी मुझे एक बहुत अनोइंग प्रॉब्लम याद आती है। असल में मुझे उसी क्लास में बैठना पड़ रहा है जिसमें वो इरिटेटिंग सा गाय भी मौजूद है। ये सोचकर मैं हल्का सा बिटर लाफ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। मुझे बस इतना करना है कि वो ये पता ना लगा पाए कि मैं आई ऑफ गॉड का स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हूँ। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर मेरी एक्सप्रेशन नोटिस कर लेता है, जिस पर वो अचानक बोल पड़ता है, तुम वहां फार राइट में बैठे हुए स्टूडेंट, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हें ये लेक्चर काफी बोरिंग लग रहा है। ये सुनकर मुझे समझ आता है कि वो शुरू से ही मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। वह आगे कहता है, क्लास शुरू हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम ऑलरेडी इधर उधर देखने लगे हो। काफी बोल्ड बिहेवियर है तुम्हारा। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बैक रो में बैठने के बावजूद भी वह मुझे नोटिस कर लेगा। जिस पर मैं जल्दी से बोलता हूँ, सॉरी प्रोफेसर। लेकिन तभी वह अपनी बुक जोर से बंद करता है और फिर बोलता है, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना बाकी क्लास को दिखाओ कि तुम्हें क्या आता है। उसे लगता है कि मुझे कम से कम बेसिक मैजिक तो जरूर आता होगा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैं बीच में बोल पड़ता हूँ, रिस्पेक्टफुली प्रोफेसर, मैं सोर्ड आर्ट्स कोर्स में हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मुझे मैजिक नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर हल्का सा स्कॉफ करता है, जिस पर वह कहता है, भले ही तुम कॉम्बैट में सिर्फ सोर्ड इस्तेमाल करते हो, फिर भी तुम्हें मैजिक की बेसिक्स समझनी जरूरी है, क्योंकि बैटलफील्ड में तुम्हें मैजिक्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इसलिए फंडामेंटल्स जानना जरूरी है। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए स्टंड रह जाता हूँ, क्योंकि उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है वही एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने ट्रेनिंग कैंप में भी सुने थे। जिस पर मेरे दिमाग में एक थॉट आता है, अगर बेसिक सेम है तो क्या वो स्पेल भी वही होगा जो हमें कैंप में सिखाया गया था। जिससे पहले कि इंस्ट्रक्टर आगे बोले, मैं अचानक पूछ लेता हूँ, क्या वो स्पेल ईथर बुलेट होता है। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर एकदम ब्लिंक करता है, जैसे वो सच में सरप्राइज हो गया हो। फिर वह पूछता है, तुम्हें इसके बारे में पहले से पता है, क्या तुम ईथर बुलेट यूज कर सकते हो। यह सुनते ही मेरे मन में रिलीफ आता है, क्योंकि उस हेलिश ट्रेनिंग कैंप का फायदा आखिरकार मिल ही गया। जिस पर इंस्ट्रक्टर को एक आइडिया आता है, वह तुरंत डेमोन्स्ट्रेशन का प्लान बनाता है और फिर ड्यूअल अनाउंस कर देता है। वह बोलता है, लियोन हार्ट, तुम ईथर बुलेट यूज कर सकते हो, सही है ना। यह सुनकर लियोन हार्ट अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कॉन्फिडेंट आवाज में बोलता है, यस प्रोफेसर, मैंने ईथर बुलेट की ट्रेनिंग ली है। फिर वह थोड़ा एरोगेंट टोन में आगे कहता है कि उसकी ट्रेनिंग सिर्फ सोर्ड्समैनशिप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मैजिक भी उसने पहले से सीखा हुआ है, और वो सब उसने एकेडमी में एनरोल होने से पहले ही सीख लिया था। जिस पर वह इनडायरेक्टली ये हिंट देता है कि मेरे साथ ड्यूअल करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर उसकी बात को हाथ हिलाकर डिसमिस कर देता है और कहता है, स्ट्रेंथ में चाहे कितना भी गैप हो, तुम दोनों सिर्फ ईथर बुलेट्स ही यूज करोगे, इसलिए कोई मरेगा नहीं। इसके बाद वह एक और शॉकिंग बात बोल देता है। वह कहता है, और वैसे भी तुम्हारे पीछे बैठा स्टूडेंट इस साल का आई ऑफ गॉड एडमिशन है, इसलिए बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना। यह सुनते ही पूरी क्लास एक साथ मेरी तरफ देखने लगती है, क्योंकि सब लोग आई ऑफ गॉड स्टूडेंट को देखना चाहते हैं। जिस पर मेरे अंदर अचानक एक ठंडी सी फीलिंग फैल जाती है, क्योंकि अचानक से मैं पूरे क्लास का सेंटर बन जाता हूँ, जैसे कोई टारगेट हूँ। और तभी मुझे समझ आता है कि इस रॉटन इंस्ट्रक्टर ने मेरी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी है। जिस पर इंस्ट्रक्टर मुझे एक स्लाई लुक देता है, जैसे वह कह रहा हो, चलो देखते हैं तुम सच में कितने इंप्रेसिव हो। उधर लियोन हार्ट धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर गुस्से से मेरी तरफ देखता है। वह कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे इसे थोड़े मैनर सिखाने पड़ेंगे। फिर वह पूरी फेरी के साथ मेरी तरफ मुड़ता है और बोलता है कि वह मुझे दिखाएगा कि यह एकेडमी किस तरह की जगह है। जिस पर मैं सच में कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती। वह अपना जीनियस वाला काम कर रहा है और मैं अपना स्पेशल एडमिशन वाला काम कर रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों आराम से एक दूसरे को इग्नोर करके भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यह गाय कब तक मेरे पीछे पड़ा रहेगा। इसके कुछ ही देर बाद मैं और लियोन हार्ट दोनों क्लास के फ्रंट में खड़े होते हैं
जिस पर इंस्ट्रक्टर हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसके सिग्नल पर हम दोनों एक दूसरे पर ईथर बुलेट फायर करेंगे। ये सुनकर ऑनेस्टली मुझे अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि मैंने मैजिक की ट्रेनिंग कैंप में सिर्फ कुछ ही दिनों तक ली थी। जिस पर इंस्ट्रक्टर फिर से बोलता है कि इससे कोई मरेगा नहीं, लेकिन बिना चोट खाए निकलना शायद पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर सिग्नल देता है, उसी मोमेंट लियोन हार्ट के हाथ में ईथर बुलेट फॉर्म होने लगता है, जिस पर वह कंटेम्प्ट भरी आवाज में कहता है कि अब वह मुझे दिखाएगा कि हमारे बीच स्ट्रेंथ का गैप कितना बड़ा है। अब मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए मैं भी अपना हाथ उठाता हूँ और ट्रेनिंग कैंप में सीखा हुआ ईथर बुलेट चैनल करता हूँ। लेकिन तभी एक शॉकिंग सीन होता है। लियोन हार्ट का ईथर बुलेट फायर होता है और वो काफी छोटा होता है, जबकि मेरा ईथर बुलेट बिल्कुल कैनन शॉट के साइज का बन जाता है। वह लगभग उसके बुलेट से करीब 300 गुना बड़ा होता है। एक पल के लिए हम दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं, लेकिन ईथर बुलेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका होता है। अब उसे रोकना पॉसिबल नहीं होता, जिस पर लियोन हार्ट का चेहरा एकदम पैल पड़ जाता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा अटैक उसे हिट करता तो वह डेफिनेटली मर जाता। तभी इंस्ट्रक्टर तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसके हाथ पर गोल्डन मैजिक सर्च करने लगता है, जिस पर एक पावरफुल बैरियर बन जाता है जो उस ईथर बुलेट को रोक लेता है और लियोन हार्ट की जान बचा लेता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर खुद अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन सच में बहुत क्लोज थी। वह शॉक में सोचता है कि आखिर इस स्टूडेंट ने इतने बड़े स्केल का ईथर बुलेट कैसे प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वह इसे समझ पाए, उस बैरियर पर क्रैक्स फैलने लगते हैं और अगले ही सेकंड पूरा बैरियर शटर हो जाता है, जिस पर एक मैसिव शॉकवेव निकलती है और इंस्ट्रक्टर और लियोन हार्ट दोनों को जमीन से उड़ा देती है। उस आफ्टर शॉक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी घबराकर पीछे हटने लगते हैं और प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि सबकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। उधर लियोन हार्ट पीछे की तरफ जोर से उड़ता है और उसका पूरा बॉडी उस इम्पैक्ट की फोर्स एब्जॉर्ब करता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वह उसके पास पहुंचता है और देखता है कि लियोन हार्ट कांप रहा है, लेकिन फिर भी लियोन हार्ट खुद को उठाने की कोशिश करता है और फिर कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन अगर आपका बैरियर नहीं होता तो मैं अभी मर चुका होता। जिस पर इंस्ट्रक्टर पहले कंफर्म करता है कि लियोन हार्ट सीरियसली इंजर्ड नहीं है और फिर उसकी नजर सीधे मेरी तरफ टिक जाती है। विदाउट दैट बैरियर ब्लास्ट को एब्जॉर्ब किए बिना वो स्ट्राइक डेफिनेटली फेटल हो जाता, जिस पर इंस्ट्रक्टर मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये यंग मैन है कौन। इसके बाद इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कि उसे मुझसे प्रॉपर्ली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना उसके लिए जरूरी है। वह सोचता है कि प्रोफेसर्स में से भी किसी ने इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड का ईथर बुलेट कभी नहीं देखा है, जिस पर उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज को डिस्कवर कर लिया हो। उधर मैं अपनी ही हाथ की तरफ देख रहा होता हूँ और सच में कंफ्यूज्ड हो रहा होता हूँ, क्योंकि लियोन हार्ट का ईथर बुलेट मेरे वाले से इतना अलग क्यों था। उसका ईथर बुलेट इतना वीक था कि वह उसी स्पेल जैसा लग ही नहीं रहा था जैसे मैं जानता हूँ, जिस पर मेरे मन में एक डाउट आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो ईथर बुलेट मैंने लिक्विडेटर स्क्वाड से सीखा था वह यहाँ सिखाए जाने वाले स्पेल से अलग हो। असल में वह फ्यूचर नॉलेज था, करीब 10 साल आगे का मैजिक। फिर भी मैं अपना पजल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखता हूँ और इंस्ट्रक्टर से पूछता हूँ, क्या मैंने गलत स्पेल यूज कर लिया? जिस पर इंस्ट्रक्टर मेरी तरफ देखता है और कहता है कि तुमने जो स्पेल यूज किया था वह क्लियरली ईथर ही था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन तुम्हारे ईथर बुलेट की क्वालिटी अलग थी। जिस पर वह आगे एक्सप्लेन करता है कि जहां तक उसे समझ आता है, तुमने जो अभी फायर किया वह नॉर्मल ईथर बुलेट नहीं था। असल में मैंने जो प्रोड्यूस किया था वह एक सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट था। यह सुनते ही पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि उनमें से किसी ने भी पहले कंप्रेस्ड मैजिक के बारे में नहीं सुना होता। जिस पर इंस्ट्रक्टर खुद भी वही टेक्निक रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वर्जन मेरे वाले से बहुत छोटा बनता है। यह ऐसी पावर थी जिसे कंट्रोल करना प्रोफेसर के लिए भी मुश्किल पड़ रहा था। और हैरानी की बात यह है कि मैंने सिर्फ उसे प्रोड्यूस ही नहीं किया था, बल्कि उसे एक प्रॉपर स्पेल की शेप भी दे दी थी, जिस पर साफ हो जाता है कि पूरी एकेडमी में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता जैसा मैंने अभी किया है। यह देखकर स्टूडेंट्स आपस में धीरे धीरे विस्पर करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है, यह सबसे पावरफुल ईथर बुलेट है जो मैंने आज तक देखा है। जिस पर कोई और बोलता है, क्या यही आई ऑफ गॉड स्पेशल एडमिशन का असली रीजन है? और फिर कोई पूछता है कि अगर ऐसा है तो इसे सीधे मैजिक प्रोग्राम में क्यों नहीं डाल दिया गया? ये स्पेशल ट्रैक वाली बात समझ में नहीं आती। उनकी ये मर्मर्स सुनकर मैं खुद सोचने लगता हूँ, क्योंकि लिक्विडेटर स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप में मैंने जितने भी स्पेल्स सीखे थे वे सब इसी तरह के थे, और ऑनेस्टली कहूँ तो वहां भी मुझे ऐसा माना जाता था कि मुझ में मैजिकल टैलेंट कम है। जिस पर इंस्ट्रक्टर की बातें मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगती हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोलता हूँ, प्रोफेसर क्या आप मजाक कर रहे हैं? अगर कोई इनफ प्रैक्टिस करे तो क्या कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता? यह सुनते ही इंस्ट्रक्टर जोर से हंस पड़ता है, जिस पर मैं और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैंने कुछ गलत कहा है क्या, लेकिन उसकी हंसी और भी तेज हो जाती है। वह बोलता है, तुम सच में एक जीनियस हो और तुम्हें सोर्ड ट्रेनिंग में डालना टैलेंट के खिलाफ एक क्राइम है। यह सुनकर मैं सच में चौंक जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बात इतनी ड्रामेटिक है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर सीधे मेरे पास आ जाता है और फिर कहता है, मैजिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाओ, मेरे पर्सनल डिसाइपल बनो। मैं पर्सनली तुम्हारे लिए गारंटी दूंगा और तुम्हें खुद मैजिक सिखाऊंगा। तुम्हारा मैजिक टैलेंट स्वॉर्ड टैलेंट से कहीं ज्यादा है।
मुझे इस बात का पूरा यकीन है, लेकिन मैं बिना किसी हेजिटेशन के मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं पास करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा से यही बताया गया है कि मैं मैजिक के लिए सूटेड नहीं हूँ। लेकिन इंस्ट्रक्टर मेरी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वह कहता है कि जिन्होंने तुम्हें ऐसा बताया था उन्हें टैलेंट पहचानना आता ही नहीं था। तुमने ऑलरेडी ईथर कंप्रेशन टेक्निक मास्टर कर ली है और इतनी कम उम्र में तुमने सुपर कंप्रेस्ड ईथर स्पेल क्रिएट किया है। इस एकेडमी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम अनमैच्ड जीनियस हो। मैं पर्सनली इसकी गारंटी देता हूँ। मुझे नहीं पता किसने तुम्हें कहा कि तुम्हें मैजिकल टैलेंट नहीं है, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। फिर वह मेरा नाम लेकर पूछता है, ग्रे, क्या तुम सच में मैजिक कोर्स में ट्रांसफर करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो? उसकी यह बात पूरी क्लास में हलचल पैदा कर देती है, क्योंकि यह प्रोफेसर शायद ही कभी किसी स्टूडेंट की इतनी प्रेज करता है, जिस पर उसकी ये रिएक्शन सबको एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगती है। फिर इंस्ट्रक्टर अपनी उंगली उठाता है और कहता है, अगर तुम मैजिक को छोड़ देते हो तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा लॉस होगा। मैं तो इसे मैजिक के खिलाफ क्राइम तक कहूंगा। यह सुनकर मैं हल्का सा हंस देता हूँ और बोलता हूँ, प्रोफेसर, आप थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक एक चीज क्लिक करती है। इंस्ट्रक्टर ने अभी ईथर कंप्रेशन टेक्निक का जिक्र किया था और ये टर्म मैंने पहले भी कहीं सुनी थी, जिस पर मेरा माइंड धीरे धीरे पास्ट की तरफ ड्रिफ्ट करने लगता है। मुझे याद आता है कि किसी ने मुझसे कहा था, तुम अभी ओडी के बारे में नहीं जानते। ऑर्गेनिक ड्राइव, जो कि लिविंग बीइंग्स के अंदर मौजूद लाइफ फोर्स होती है, और इसी वजह से मीनिंगफुल मैजिक कास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम्हें अपने बॉडी के अंदर कंप्रेशन मेंटेन करना होगा और कोशिश करनी होगी कि जहां नेचुरल तरीके से ओडी ब्लेंड हो रहा हो, वहीं से एनर्जी गैदर करके उसे यूज करो। यही हमारे इंस्ट्रक्टर हमेशा कहा करते थे, जिस पर मेरी मेमोरी में वही आवाज फिर गूंजती है। अब ये सब सुनने में थोड़ा फनी लगता है ना? इसके बाद मैं वापस प्रेजेंट में आता हूँ और इंस्ट्रक्टर से पूछता हूँ, क्या आपने कभी ओडी के बारे में सुना है? यह सुनकर वह ब्लैंक फेस के साथ मेरी तरफ देखता है और फिर पूछता है, ओडी, वह क्या होता है? उसकी रिएक्शन देखते ही सब क्लियर हो जाता है। इस दुनिया ने अभी तक ओडी डिस्कवर ही नहीं किया है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि लिक्विडेटर स्क्वाड के साथ मैंने जो कुछ भी सीखा था वह फ्यूचर नॉलेज था, ऐसा नॉलेज जिसे यह दुनिया अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाई है, जिस पर मैं तुरंत समझ जाता हूं कि मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर मैंने यह नॉलेज गलत लोगों के साथ शेयर कर दिया तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। उधर इंस्ट्रक्टर अभी भी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा होता। वह फिर पूछता है, क्या तुम मैजिक कोर्स में ट्रांसफर करोगे? जिस पर मैं कामली जवाब देता हूँ, ऑफर के लिए थैंक यू प्रोफेसर, लेकिन मुझे सोड बहुत पसंद है, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर हल्की सी रिजाइंड साय लेता है और फिर कहता है, अगर तुम्हारा डिसीजन फाइनल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह एक बात क्लियर कर देता है, अगर कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम कभी भी उसके पास आ सकते हो। उसका डोर हमेशा ओपन रहेगा। जिस पर मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए अपने सिर के पीछे हाथ खुजलाता हूँ और फिर कहता हूँ, मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ प्रोफेसर। इसके बाद इंस्ट्रक्टर मुझे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहता है और फिर एक और बात बोलता है, अब अगर क्लास के दौरान मेरी नजर कहीं और भी जाती है तो वह कुछ नहीं कहेगा। अगर मुझे उसकी लेसन्स बोरिंग लगती हैं तो मैं कभी भी क्लास छोड़ सकता हूँ। उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके हिसाब से ये बेसिक लेसन्स मेरे लेवल से नीचे हैं। ये सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स फिर से आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, ये गाय तो सच में अलग ही लेवल का है, जिस पर कोई और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, प्रोफेसर कार्लोस उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। आज तो क्लास में पूरा शो देखने को मिल गया। उधर मैं अपनी सीट की तरफ वापस जा रहा होता हूँ। तभी लियोन हार्ट 2 कदम आगे बढ़ता है और उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहती हैं। उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा होता है और उसके दिल के अंदर जैसे कोई डीप रेड रोज खिल रहा हो, क्योंकि इस पूरी एकेडमी का सबसे प्राउड पर्सन लियोन हार्ट एपीएस अभी अभी ग्रे का फैन बन चुका है। यह देखकर मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, कहीं यह गाय अब मेरे पीछे पीछे घूमना तो शुरू नहीं कर देगा। इसके बाद क्लास खत्म होती है और मुझे प्रोफेसर अरियल की तरफ से एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है, आज स्कूल के बाद मेरे ऑफिस में आना। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है, क्योंकि उसने इससे पहले मुझे इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बताया था। मेरी पहली सस्पिशन यही होती है कि शायद प्रोफेसर कार्लोस ने ही उसे इसके लिए उकसाया है, ताकि आरियल को कन्विंस किया जा सके कि मुझे मैजिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद मैं ज्यादा देर नहीं लगाता और सीधे प्रोफेसर एरियल के ऑफिस के दरवाजे के सामने पहुंच जाता हूं, जिस पर मुझे अंदर जाने से पहले उम्मीद होती है कि शायद मेरा गेस गलत हो। मैं दरवाजे पर नॉक करता हूं, जिस पर पता चलता है कि डोर लॉक्ड नहीं है। कुछ पल तक अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस पर मैं धीरे से दरवाजा पुश करता हूं और अंदर कदम रखता हूं। मैं बोलता हूं, माफ कीजिएगा इंट्रूजन के लिए, लेकिन उसी पल अचानक एक सोर्ड सीधा मेरी तरफ उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर मेरी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही मैं उसे नोटिस करता हूं, उसी इंस्टेंट मेरा हाथ इंस्टिंक्ट के साथ मूव करता है और मेरी ब्लेड तुरंत बाहर आ जाती है।
फिर एक हल्की सी आर्म मूवमेंट के साथ मैं अटैकर की वेपन को हवा में घुमाते हुए दूर फेंक देता हूँ। पूरा मोशन इतना स्मूथ और एफर्टलेस होता है कि जैसे ये सब अपने आप हो रहा है, जिस पर सामने खड़ी लड़की सच में हैरान दिखाई देती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि मैंने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे किया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि मैंने ये सब कॉन्शियसली डिसाइड करके नहीं किया था। असल में मेरा बॉडी अपने आप मूव कर गया था। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है कि आखिर जैसे ही मैं इस कमरे में एंटर करता हूँ, उसी पल मुझ पर एम्बुश क्यों किया जा रहा है। फिर अचानक मेरी नजर उस लड़की पर ठीक से पड़ती है, जिस पर मेरी आंखें और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। वह लड़की मुझे जानी पहचानी लगती है, जैसे मैंने उसे कहीं पहले जरूर देखा है। इसके बाद वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ती है, जिस पर उसके ब्लू हेयर और गोल्डन आईज साफ नजर आते हैं। उसका चेहरा इतना स्ट्राइकिंग होता है कि मैं कुछ पल के लिए उसे बस देखता ही रह जाता हूँ। तभी कमरे के दूसरी तरफ से एरियल की हंसी सुनाई देती है। वह हंसते हुए कहती है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस सच में कमाल के हैं। मैं ये जरूर मानती हूँ कि मेरा जजमेंट सही था। तुम्हें इस एकेडमी में लाना सही डिसीजन था। जिस पर कमरे में खड़े दो और इंस्ट्रक्टर्स अभी भी कन्विंस्ड नहीं लगते। उनमें से एक बेला की तरफ देखते हुए पूछता है, बेला, क्या तुमने अभी होल्ड बैक किया था? तुम्हारे मूवमेंट्स तो फ्लॉलेस थे, लेकिन तुम्हारी सोड इतनी आसानी से छूट जाना समझ नहीं आता। क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कहा था कि तुम इस लड़के पर थोड़ा इजी जाओ? बेला का नाम सुनते ही मेरे सीने में कुछ कसाव सा महसूस होता है, जिस पर मेरे मन में एक ही बात आती है, तो सच में ये वही है? बेला ऑलराइट, मेरी पास्ट लाइफ में वही एक मैजिक विच बनती है और वही मुझे मैजिक सिखाने वाली होती है। लेकिन एरिल को उनकी बातों से बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। वह तुरंत बोलती है, क्या तुम लोग जरूरत से ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे? अगर तुम लोग ये भी नहीं समझ सकते कि उसने होल्ड बैक किया या नहीं, तो शायद तुम्हें प्रोफेसर की जॉब छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर वह आदमी हंसकर बात को हल्का बना देता है। वह कहता है, अरे ये तो बस मजाक था एरियल, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए गोल्ड कॉइन्स आगे बढ़ा देता है। मैं वहीं खड़ा होकर देखता रहता हूँ कि वे लोग मेरे सामने ही अपनी बेट सेटल कर रहे होते हैं, जिस पर मैं चुपचाप अपनी सोड वापस शीट में डाल देता हूँ। फिर मैं हल्के सार्कास्टिक टोन में पूछता हूँ, कितना चार्मिंग है ये सब। तुम लोग कहीं मुझ पर बेट तो नहीं लगा रहे थे? जिस पर एरिल बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती। वह सीधा बोलती है, हाँ हम लगा रहे थे। बेट यही था कि क्या तुम बेला के सरप्राइज अटैक को रोक पाओगे या नहीं, और तुम्हारी वजह से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। इसके बाद वह अपनी उंगली से एक गोल्ड कॉइन उछालती है, जो हवा में घूमता हुआ सीधा मेरी तरफ आता है। वह कहती है, यह तुम्हारा कट है। जैसे ही मैं उस कॉइन को पकड़ता हूँ, उसी पल मेरी इरिटेशन गायब हो जाती है, क्योंकि यह एक सिंगल कॉइन ही मेरे पूरे 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए काफी है। जिस पर उन इंस्ट्रक्टर्स में से एक मेरी हैंड मूवमेंट को ध्यान से देखते हुए बोलता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एरियल ने बताया था। उस छोटी सी एक्सचेंज से साफ समझ आता है कि इस लड़के ने जानबूझकर अपनी डोमिनेंट आर्म का इस्तेमाल अवॉइड किया। लगता है जैसे वह अपने उस आर्म को प्रोटेक्ट कर रहा है जो शायद ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। जिस पर दूसरा इंस्ट्रक्टर सिर हिलाते हुए कहता है, उसका राइट आर्म इंजर्ड है, और वह भी काफी सीरियस लेवल पर। ये कोई सरफेस लेवल फिजिकल वुंड नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा डीप प्रॉब्लम है। कोई नॉर्मल इंजरी ऐसा इफेक्ट नहीं देती। या तो उस आर्म पर बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट पड़ा है, या उसे उसकी लिमिट से काफी आगे पुश किया गया है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो यह परमानेंट कंडीशन भी बन सकती है। उनकी बात सुनकर मैं सच में स्टन रह जाता हूँ। सिर्फ एक नजर डालकर उन्होंने सब कुछ एक्यूरेटली समझ लिया। शायद यही वजह है कि वे लोग वर्ल्ड यूनाइटेड एकेडमी में प्रोफेसर हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा हंसते हैं। उनमें से एक कहता है, अगर हम इतना भी नहीं समझ पाए तो हमें यहाँ खुद को प्रोफेसर कहने का कोई हक नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि प्रोफेसर अरियल ने यह बात एंट्रेंस एग्जाम के समय ही नोटिस कर ली थी, लेकिन एरिल उनकी बात बीच में ही काट देती है, क्योंकि अब वह क्लियरली उनसे तंग आ चुकी होती है। वह कहती है, जब तुम दोनों सिचुएशन इतनी अच्छी तरह समझते हो तो क्या अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? ये मेरा स्टूडेंट है, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, और तुम दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ मुझसे ज्यादा पता हो। जिस पर वह आदमी फिर से हंसता है। वह कहता है, हम मानते हैं कि इस किड में पोटेंशियल है, कम से कम अभी के लिए तो है। इसका अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन एक बात है जो इसे सुननी जरूरी है। अगर इसका यह इंजरी ठीक नहीं होती तो इसका मतलब है कि यह एकेडमी के एडमिशन स्टैंडर्ड तक सच में नहीं पहुंच पाया है। फिर इसे यहाँ हर कदम पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस बात को इसे अच्छी तरह समझा देना। उनकी बात मेरे दिल पर सीधा असर करती है, जिस पर मेरे दिमाग में एक ही थॉट घूमने लगता है कि मुझे इस आर्म को हील करने का तरीका ढूंढना ही होगा, और वह भी जल्दी। फिर जब वे दोनों वहां से चले जाते हैं तो कमरे में सिर्फ हम 3 लोग ही रह जाते हैं। आर्यल एक गहरी सांस छोड़ती है और बोलती है, कितना अनोइंग पेयर था। आखिरकार वे चले गए। अब चलो मैजिक के बारे में बात करते हैं, और साथ ही उस लड़की के बारे में भी जो तुम्हारे पास खड़ी है। आज थोड़ी देर पहले एरिल ने प्रोफेसर कार्लोस की क्लास में जो हुआ था उसके बारे में सुन लिया था कि मैंने एक सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट क्रिएट किया था, जिस पर प्रोफेसर कार्लोस खुद उसके ऑफिस में आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मैजिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन एरिल ने उस रिक्वेस्ट को सीधा मना कर दिया। इसके बाद एरिल धीरे से अपनी कॉफी टेबल पर रखती है। असल में एरियल की नजर से कुछ भी नहीं बचता। वह साफ समझ जाती है कि मैं सोड के लिए बना हूं।
मैजिक के लिए नहीं। फिर अचानक मैं उसकी आंखों को नोटिस करता हूँ, जिस पर मैं एकदम से स्टिल हो जाता हूँ। उसकी प्यूपिल्स बदल चुकी होती हैं। वह मेरी तरफ देखते हुए कहती है, तुम नेचुरल तरीके से कंप्रेशन मैजिक में गिफ्टेड नहीं लगते, और ऐसा भी नहीं लगता कि तुमने इसकी प्रैक्टिस की है। जिस पर मैं गिल्टी फीलिंग के साथ टी का एक सिप लेता हूँ, क्योंकि उसकी उन आंखों की एक नजर ही काफी होती है सब कुछ समझने के लिए। ऐसी वुमन के सामने झूठ बोलना बिल्कुल पॉइंटलेस है। फिर मैं मान ही लेता हूँ और कहता हूँ, ये वही आंसर होता है जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि उन आंखों के सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी वह जानना चाहती है कि आखिर मैंने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था। वह प्रॉमिस करती है कि यह बात वह पूरी तरह सीक्रेट रखेगी और इसके बदले कॉम्पेंसेशन भी देगी, जिस पर उसकी इतनी क्यूरियोसिटी की असली वजह वह लड़की होती है जो हमारे पास खड़ी है। फिर एरियल मेरी तरफ देखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसके टीचर बनो, क्योंकि यह कंप्रेशन मैजिक इसके फेट से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ। क्या प्रोफेसर एरियल ने मुझे यहाँ सिर्फ बेला की वजह से बुलाया है? जिस पर एरियल सिर हिलाकर इस बात को कंफर्म करती है। वह कहती है, बेला मैजिकल थ्योरी में भले ही जीनियस हो, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वह अभी भी टॉप लेवल से काफी दूर है। वह जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ईथर कंप्रेशन टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाती, और यही वजह है कि वह सुपर कंप्रेस्ड ईथर क्रिएट नहीं कर पाती। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने बेला ऑलब्राइट के बारे में कई रूमर्स सुने थे, जिस पर अब मुझे समझ आता है कि ये भी उनमें से एक रीजन था। प्रोफेसर अरियल बताती है कि प्रोफेसर कार्लोस ने उसे ये भी बताया था कि जब मैं सुपर कंप्रेस्ड ईथर यूज करता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता जैसे कोई ईथर कंप्रेस कर रहा हो। अगर ऐसा कोई तरीका हो जिससे सुपर कंप्रेस्ड ईथर को बिना एक्चुअली कंप्रेस किए यूज किया जा सके, तो फिर बेला को प्रोफेसर ब्रैडली के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।